हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट 1 के बारे में। अब ये हमारी एक वन वीडियो शॉर्ट है, मतलब इस एक ही वीडियो में हमारी यूनिट 1 कंप्लीट कवर कर दी जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है ना, उसमें भाई ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट की जो यूनिट है ना, जो हमारी सबसे लेंदी है। तो इसीलिए ये वीडियो भी हमारी थोड़ी लेंदी होने वाली है और इसको बनने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया। बाद के लेक्चर्स आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे। अब देखो, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है उसका सिलेबस हमारा ऑलरेडी कवर है, वैसे अगर आपको देखना हो सिलेबस वाइज। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं कि जो नए नोट्स आपके बना रहे हैं वो कुछ इस तरह डिजाइन कर रहे हैं कि आपको जैसे एग्जाम जब आप देने जाते हो तो बहुत बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर एग्जाम में लिखें कैसे क्या। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो इस बार सारा कर रहे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज कर रहे हैं। यानी कि मान लो कि ये क्वेश्चन हमारा आता है राइट अ नोट ऑन हिस्ट्री स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप किस तरह इसको लिखोगे, एग्जाम में क्या क्या इंक्लूड करना है और कितने पेज भरने हैं, कितना क्या भरना है, उसी के अकॉर्डिंग इस बार हम सभी यूनिटों को कवर करने वाले हैं। तो ये एक तरह से हमारे नए नोट्स होने वाले हैं और जो ये हमारे नए नोट्स हैं इनकी जो पीडीएफ होंगी ये आप हमारे ऐप केयरवेल फार्मा पे जाओगे और वहां पे जाके आपको बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का क्रैश कोर्स लिखा मिलेगा। उसके अंदर आपको इन सब की पीडीएफ मिल जाएंगी जो भी बनने वाली हैं। और जो अगर आपको सिर्फ किसी सब्जेक्ट की चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग भी हम वहां पर अपडेट कर देंगे, आपको वहां मिल जाएगी। बाकी हमारी वीडियो होने वाली लेंदी, तो इसके जो मतलब सब टॉपिक्स के नाम होंगे वो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। जो भी टॉपिक आपको देखना है आप जाके देख सकते हो। बाकी अब हम बात करते हैं अपने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो देखो, अब तक स्टार्ट तो हो चुका होगा, तो अगर आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी आता है तो उसकी डेफिनेशन आप लोग फटाफट जो है कमेंट करके लिखो। तो सबसे पहले सिंपली हम जानते हैं कि भाई माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है, और ये हमारा पहला टॉपिक भी है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो, जो माइक्रोबायोलॉजी है ना वो इसी के नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। तो माइक्रोबायोलॉजी हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी। और ये तीनों वर्ड हमारे ग्रीक वर्ड से आए हैं। और माइक्रो का बेसिकली माइक्रोज होता है, बायोज होता है और यहाँ पे लॉगस होता है। अब इनका मतलब क्या होता है, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और जो हमारा बायोस वर्ड है इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो लॉजी वर्ड है इसका मतलब होता है साइंस। यानी कि अगर सिंपली मैं आपको कंबाइन करके बताऊं तो सिंपल बोल सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, साइंस जिसमें हम सारा कुछ स्टडी करते हैं। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सिंपली यहाँ बात की जा रही है कि हमारे पूरे मतलब जो एनवायरनमेंट वगैरह है वहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन वो प्रेजेंट है। तो उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उनकी स्टडी हम इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं और इसी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोल देते हैं। अब इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारा है कोरोना वायरस। अब आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि भाई वायरस जब आया था कोरोना वायरस, तो उससे इतने ज़्यादा लोग क्यों अफेक्ट हो रहे थे। यानी कि आप सोचने की बात है कि भाई कोई और बीमारी हम लोग बच जाते हैं, लेकिन जब कोरोना वायरस आया था, कोविड आया, तो हम बच क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो वायरस था ना वो बहुत स्मॉल था। और इतना स्मॉल होता है कि हम नॉर्मल आंखों से उसको देख ही नहीं सकते। इसको हम बोलते हैं नेक्ड आइज। तो हम इससे इसको देख ही नहीं पा रहे थे, और जब हम इसको देख नहीं पा रहे थे तो इस वजह से हम इससे बच नहीं पा रहे थे। और ये बेसिकली क्या कर रहा था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, चुपचाप किसी भी, मान लो अगर ये एक बंदा है तो इससे होता हुआ किसी भी दूसरे में चला जा रहा था, तो और इसको भी बीमार कर रहा था। तो इसी तरह के हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट में बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वायरस हो गया, हमारा बैक्टीरिया हो गया, कुछ हमारे प्रोटोजोआ होते हैं, फंजाई होते हैं। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसी स्टडी को हम यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी बोल देते हैं। तो इसको अगर आपको डिफाइन करना हो, सिंपल लिखो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज लेस देन 1 माइक्रोन। यानी कि देखो, माइक्रोन बहुत ही स्मॉल साइज हो गया और उससे भी छोटे होते हैं ये, तो भाई हमको इजीली दिखाई नहीं देते। तो वही लिखा है कि विच वी कांट सी विद अवर नेक्ड आई, यानी कि जिनको हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते। अब इनको देखने के लिए हम क्या है, माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज करते हैं। अब माइक्रोस्कोप के बारे में लास्ट टॉपिक है, उसमें हम अच्छे से बात भी करेंगे। तो जब भी आपका एग्जाम वगैरह कहीं भी आता है आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है, और इस डेफिनेशन के बाद में सिंपली आपको एग्जाम्पल लिख देने हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ। तो ये दो एग्जाम्पल तो आपको याद ही रहेंगे, तो इनको आप चिपका सकते हो कहीं भी, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन, छोटा सा आपको लिखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अब देखो, यहाँ पे ये थोड़ा ब्रॉड में दिया गया है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में आता है, या इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ किया है कि मान लो 10 मार्क्स में आता है राइट ए नोट ऑन हिस्ट्री स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वैसे 10 में नहीं आता, 7 में आता है, लेकिन कभी आ जाता है तो हिस्ट्री आपके लिए सफिशियंट रहे। तो सिंपली यहाँ हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखो, पूरा का पूरा जो हमारा बायोलॉजी का सिस्टम है, क्योंकि ये जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है एक तरह से बायोलॉजी की साइंस, बायोलॉजी का ब्रांच है यहाँ पे। तो बायोलॉजी के जो पूरा का पूरा कंसेप्ट दिया था वो हमारे दिए थे अरिस्टोटल जी ने, और इसीलिए अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। अब बायोलॉजी का एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, इसीलिए जब भी हिस्ट्री की बात आएगी सबसे पहले आपको ये अरिस्टोटल और फादर ऑफ बायोलॉजी इनके बारे में लिखना पड़ेगा।
पड़ेगा कि इन्होंने बताया था कि कोई हमारी एक दुनिया है जहाँ पे एक लिविंग होते हैं, एक नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग वो होते हैं जो जीते जागते हैं, अपने आप मतलब जनरेशन को बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को खा पी रहे हैं और ग्रो कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं, जैसे हम लोग हो गए, माइक्रोब्स हो गए, चूहे बिल्ली हो गए, जानवर हो गए। और कुछ नॉन लिविंग है जो कुछ नहीं करते, जैसे ये पेंसिल हो गई, तो ये ऐसी ही रहेगी जब तक मैं इसको छेड़ूंगा ना, ना ही ये बड़ी होगी ना ही छोटी होगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। तो जब मैं इसको छेड़ूंगा, कुछ करूंगा, लिखूंगा, तब ये छोटी होगी, तब इसमें कुछ काम होगा। तो नॉन लिविंग वो है जो सेम अवस्था में रहते हैं जब तक हम उनमें कुछ भी मतलब चीज़ें ना करें, ठीक है। और लिविंग वो है जो अपने आप को चेंज करते हैं, जैसे हमारा जो खाना है ना, फूड है, वो भी एक तरह से लिविंग का ही पार्ट आ जाता है। अब रोटी सब्जी को मत लेना, मैं आपके जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, उनके बारे में बोल रहा हूँ। जैसे आप जो भी नॉर्मल खाते हो, फल फ्रूट्स हो गए, तो ये भी हमारे एक लिविंग है। प्लांट्स जो है वो भी हमारे एक लिविंग्स के अंदर आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये लिविंग नॉन लिविंग का फंडा हमारा इन्होंने दिया था और इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद जब 13th सेंचुरी आई तो हमारे एक रेजर वैकॉन थे, इन्होंने टर्म दिया डिजीज के बारे में। अब इन्होंने क्या बोला ना, इन्होंने जब खोजबीन की तो इन्होंने बोला कि भाई इन्वायरमेंट में कुछ तो ऐसा है, भाई छोटा मोटा कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से बंदे बीमार हो रहे हैं और गड़बड़ हो रही है कुछ। अब जैसे मान लो हम लोग थे, अब नॉर्मल कोरोना का टाइम था, अब हम लोग ऐसे मार्केट गए और बाहर निकल के आ गए घर पे। अब मान लो बाई चांस कि अगर कोरोना जो वायरस है उनकी खोज नहीं हुई होती तो हम लोग को पता ही नहीं चलता कि भाई हम बीमार क्यों हो गए, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ खाया नहीं, हमने कुछ किया नहीं, फिर भी बीमार क्यों हो गए। अभी तो हमको पता है कि भाई जो वायरस है उसकी वजह से बीमार हो रहे हैं। तो ये हो रहे हैं ना, इस वाले कंसेप्ट को लेकर आए थे रेजर बेकन, और इन्होंने बोला था कि भाई कुछ तो ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जो हमें दिख नहीं रहे लेकिन उनकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो वो इन्होंने 13th सेंचुरी में दिया था, तो इनका नाम भी आएगा। देन हमारी एंट्री होती है सबसे महान खलनायक एंटनी वैन ल्यूहॉर्न के बारे में। तो इनका जो जन्म है 1632, ये आप लिख के आ सकते हो क्योंकि ये और लुई पास्चर ये हमारे इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला था, तो इन्होंने कंसेप्ट दिया था लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में। यानी कि इन्होंने जो रेजर वॉकन थे, इन्होंने बोला था कि कुछ तो है जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने खोज नहीं कर पाई थी उसकी। तो इनका जो कंसेप्ट था वो दिया था हमारे एंटनी जी ने, और इन्होंने बताया था कि ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं और इन्होंने इसको ऑब्जर्व भी किया था। यानी कि पहला जो माइक्रोस्कोप था उनकी मदद से इन्होंने इसको ऑब्जर्व भी किया था और इन्होंने बैक्टीरिया, ईस्ट और प्रोटिस्ट इनकी खोज भी की थी। यानी कि देखा जाए तो हम बैक्टीरिया ईस्ट तक पहुंच चुके थे इनकी वजह से, और इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही कंसेप्ट दिया था कि कोई छोटे छोटे जीव हैं जो हमारे मतलब बीमारी वगैरह भी कर रहे हैं जो इनके वजह से, और ये जीव हमारे कौन से होते हैं, बैक्टीरिया की खोज भी की थी, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। अब इनके बाद हमारी एंट्री होती है लुई पास्चर जी की। अब देखो ये हमारे 1600 से 17 के बीच थे और ये 1800 थे, यानी कि इनके बाद ही आए थे। अब इनको जो है ना, इन्होंने टर्म दिया था माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि इन्होंने माइक्रो वगैरह खोज कर दी, लेकिन जो टर्म था माइक्रोबायोलॉजी वो दिया था लुई पास्चर जी ने, और इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। या आप सिंपल लिख सकते हो कि ही इज अ फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो चलती आ रही है हमारी 18th सेंचुरी से, वो हमारी दी थी लुई पास्चर जी ने। इसीलिए कई जगह आपको ये फादर दिख जाएंगे, और ये तो है ही हमारे एक्चुअल में, ये भी आपको कई जगह फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दिख जाते हैं। अब इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इन्होंने जर्म थ्योरी दी डिसीज के बारे में। यानी कि जैसे कोई बीमारी है तो इन्होंने बोला था कि जैसे आपने सुना होगा ना भाई, खाना पीना खाओ तो हाथ वाथ धो के खाओ, क्योंकि जो आपके हाथ है वहाँ पे कुछ जर्म्स वगैरह चिपक सकते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया वायरस जो एनवायरमेंट में है वो यहाँ पे चिपक सकते हैं और वो आपकी बॉडी में एंट्री कर सकते हैं, देन आपको बीमार कर सकते हैं। तो ये जो फंडा है ऐसा कि कुछ हमारी डिजीज है जब बीमार हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, ये सब थ्योरी हमारी इन्होंने दी थी। इसके बाद इन्होंने इसका उपाय भी बताया था, यानी कि इन्होंने थ्योरी दी थी, इंट्रोड्यूस किया था स्टेरिलाइजेशन को। इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने बताया कि जैसे कुछ भी आपको अगर यूज़ करना है, जैसे कोई ग्लव्स हो गया या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो इनका जब आपको यहाँ यूज़ करना है उसको पहले स्टेरिलाइज कर लो। अब स्टेरिलाइज की ढेर सारी प्रोसेस है, वो आपको सेकंड यूनिट में मिलेगी। जैसे इसको हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो जितने भी माइक्रोब्स हैं इसके ऊपर वो मर जाते हैं, देन आप इसका यूज अच्छे से कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रोल था जो आगे आज भी मतलब हमारे हर तरफ यूज़ किया जाता है। और इसके बाद इन्होंने सबसे फेमस थ्योरी दी थी पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। अब ये एक्चुअल में क्या होता है कि हर घर में भाई आज भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि आपने शाम को देखा होगा कि जैसे ही दूध आता है ना, शाम को क्या करते हैं कि मम्मी लोग सारे लोग दूध को गर्म करने के लिए रख देते हैं, और गर्म करके उसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो मिल्क होता है ना, उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकते हैं, वो सारे सारे मर जाते हैं। देन उसका हमें यूज़ करना चाहिए। बोलते हैं कि भाई कच्चा दूध हमें नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो भाई भैंस
वगैरह से आ रहा है तो थोड़े बहुत माइक्रोब्स वगैरह उसमें हो सकते हैं। तो अगर हम उसको एक बार गर्म कर लेते हैं तो वो हमारा साफ हो जाता है एकदम, देन हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि दूध उबाल कर ही हमको पीना चाहिए। अब ये जो थ्योरी थी इसका मतलब क्या था, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, इसका क्या था कि जैसे कोई भी जो मिल्क वगैरह है उसको आधा घंटे के लिए आप गैस पर रख दो, और जो टेम्परेचर रहेगा, यानी कि गैस से अब तो पूरा भाई बराबर नहीं रख पाते, गर्म ही कर लेते हैं, तो टेम्परेचर अप्रॉक्स 62.8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी कि इतने टेम्परेचर पर अगर आप दूध को 30 मिनट के लिए गर्म करते हो तो दूध के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे और दूध आपका क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, देन आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये थ्योरी हमारी लुई पास्चर ने दी थी, जो आज भी हर घर में इस्तेमाल की जाती है। देन हमारे यहाँ पे आते हैं लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। अब इन्होंने क्या किया था ना कंट्रीब्यूशन, इन्होंने दिया इसको मतलब एंटीसेप्टिक के बारे में इन्होंने मतलब यहाँ कंसेप्ट दिया था। अब इसका मतलब क्या था कि जैसे जब सर्जरी वगैरह की जाती है, किसी भी ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, तो जो लोग थे ना ग्लव्स वगैरह वो एंटीसेप्टिक का यूज नहीं करते थे, यानी कि उस टाइम। अब आपको बता कि जैसे कोई भी हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, जब उसका चीरफाड़ किया जाएगा तो भाई जो बैक्टीरिया वायरस है वो उसके अंदर घुस सकते हैं। अब मान लो आपने ग्लव्स है, आपके जो इंस्ट्रूमेंट आप उनका यूज कर रहे हो, कैंची वगैरह का यूज कर रहे हो, नाइफ का यूज कर रहे हो, जब इनको यूज करोगे तो भाई इन पे बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं और वो बंदे को और ज्यादा बीमार कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो लॉर्ड जोसेफ लिस्टर थे इन्होंने क्या बोला कि मैं अपनी गारंटी पे बोल रहा हूँ, यानी कि इन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, साइंटिस्ट है भाई, तो मैं अपनी इसमें बोल रहा हूँ कि जो आप ग्लव्स पहन रहे हो, जो आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो, उसको पहले आप क्या करो कि 5% कार्बोलिक एसिड सॉल्यूशन में पूरा डिप करके उसको वॉश कर लो, और अपने हाथों को भी उसके वॉश कर लो, और इससे क्या होगा वो सारी चीज़ें आपकी एकदम साफ हो जाएंगी, स्टरलाइज हो जाएंगी, और देन आप उसका यूज़ करो एंड मतलब सर्जरी वगैरह करने के लिए। तो इन्होंने एज अ एंटीसेप्टिक, ये हमारा जो है एज अ एंटीसेप्टिक वर्क करता था, तो इन्होंने इसको मतलब बोला, तब जाके आज के हम नॉर्मली आपने देखा होगा सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, नॉर्मल कुछ भी हो हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं, तो ये उस टाइम पे शुरुआत हुआ था। इसीलिए हमको ये जानना, हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, हमें ये पता चले कि जो आज के ज़माने में हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं ये शुरुआत कैसे हुआ था। तो इन सब की स्टार्टिंग ऐसे हुई थी। और जो लॉर्ड जोसेफ लिस्टर है इनको हम एंटीसेप्टिक सर्जरी बोलते हैं। अब ये वाला था ना हीट मिल्क वाला, इसको आज आप लोग अपने घर पे जाना और मम्मी लोगों से डिस्कस करना कि मम्मी आपको पता है कि आप दूध को गर्म क्यों कर रहे हैं। अगर क्या पता उनको पता हो, वही पता होता है, नहीं पता हो तो आप लोग बताना, ये डिस्कस करना थोड़ा मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। तो ये बेसिकली आपको पता होगा कि इन्होंने तो क्रांति ही ला दी थी, यानी कि जो माइक्रोब्स वगैरह हमने इतने सारे पढ़े, अब ये जब बॉडी में जा रहे थे ना, ह्यूमन बॉडी में, तो भाई बॉडी में जाके ना बहुत ही तगड़े नुकसान कर रहे थे, लोगों को बीमार कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। अब इन्होंने क्या खोज की, इन्होंने खोज की एंटीबायोटिक की। इसका मतलब क्या था कि जैसे बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब्स चला गया तो वो बॉडी में नुकसान पहुंचा रहा है, तो जो एंटीबायोटिक्स होंगे वो क्या करेंगे, वो जब हम बॉडी में खाएंगे तो वो उस माइक्रोब्स को जाके मारेंगे और हमारी बॉडी से उससे मतलब हमको बचाने का काम कर रहे थे। तो इसीलिए एंटीबायोटिक, इसको आप बाद में जब आप सीनियर सेमेस्टर में जाओगे, फोर्थ फिफ्थ में आप लोग पढ़ने भी वाले हो, तो इन्होंने एंटीबायोटिक की खोज की थी। अब नॉर्मली जैसे आप एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिलिन, ये सब का आप यूज भी करते होगे, तो ये वो एंटीबायोटिक है। तो जो पहली एंटीबायोटिक थी वो हमारी थी पेनिसिलिन, और उस पेनिसिलिन की खोज हमारी हुई थी फंगस पेनिसिलियम नोटाटम की मदद से, जो एक तंबाकू लीफ की मतलब वहां से आइसोलेट किया गया था, और इसकी खोज भी ना बड़े मजेदार तरीके से हुई थी। अब जैसे जो हमारे अलेक्जेंडर सर थे वो अपना काम कर रहे थे, तो काम करके एक मतलब पेट्री प्लेट्स में कुछ बैक्टीरिया वगैरह पड़े हुए थे। तो अब क्या हुआ कि वो घर चले गए, अपने कहीं छुट्टी वगैरह पे गए थे और ऐसा ही रहा, तो खिड़की के पास मतलब ये रखा हुआ था, तो खिड़की से ये तंबाकू की लीफ थी हमारी, तो वो यहाँ पे आई ना, उस पत्ते से क्या हुआ, यहाँ पे आके उस पत्ते ने इस जगह के मतलब जो बैक्टीरिया थे उनको मारना शुरू कर दिया। और जब वो लौट के आए तो देखो कल्चर मीडिया वगैरह होता है, ये आपको इस वीडियो में ही बाद में पता चलेगा। तो जैसे इस तरह हमारे बैक्टीरिया सब दिखाई देते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया, मान लो इतनी जगह पे क्या है ना, कोई बैक्टीरिया दिख नहीं रहा था, और जब नहीं दिख रहा तो उन्होंने देखा इतनी जगह के बैक्टीरिया मरे कैसे, तो उन्होंने उस पत्ते की खोज की और उसमें से पूरा निकाला जो लीफ थी, और वहां से उन्हें पता चला कि एक फंगस था हमारा पेनिसिलियम नोटाटम, और इसकी मदद से हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह थे वहां पे मरने लग गए, और इसीलिए यहाँ से पेनिसिलियम नोटाटम से हमारी पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई गई थी, जो आज भी इस्तेमाल की जाती है। इसके बहुत ही सिंथेटिक वर्जन अब आ गए हैं क्योंकि रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, तो इसका आज भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1945 में। और इसकी डेट आ जाती है तो इसकी खोज हुई थी 1928 में खोज हुई थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म आपको ये दिख रहा होगा। तो तब से एक क्रांति वगैरह आ गई थी। उसके बाद अब तो आपको बताया कि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी चल रही है, दुनिया भर के वायरस, एंटीबायोटिक, वैक्सीन की खोज होती रहती है, हर दिन कोई नया वायरस, मंकी वायरस, ये वायरस खोज ही होते रहते हैं। चाइना से, मोस्टली चाइना से ही आते हैं, कोरोना वायरस भी चाइना से ही आया था, तो ऐसे चलते रहते हैं। इसके बाद आजकल मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सब में माइक्रोबायोलॉजी का मतलब बहुत यूज हो रहा है, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोवेव इकोलॉजी, इन सब में मतलब इनका यूज होता जा रहा है, और कंटिन्यूस रिसर्च चल रही है। जो इन्फेक्टेड डिसीज है, यानी कि जो किसी माइक्रोब्स की वजह से हो रहे हैं, इन सब पे लगातार काम चलता जा रहा है। तो ये हमारी मॉडर्न
माइक्रोबायोलॉजी है, मेन हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। अब ये या तो इसको मतलब 4 एरा होते हैं, एंशिएंट एरा, इन सब में कर सकते हो, या शॉर्ट में आता है तो आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना तो आपका ऐसे कंबाइंड होके आएगा। तो जब कंबाइंड होके आएगा तो आपको इतना ज़्यादा नहीं, आप यहाँ से यहाँ तक इसको इंक्लूड कर सकते हो। अब थोड़ा हम बात कर देते हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो सिंपली देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमारे ढेर सारे माइक्रोब्स आते हैं, जैसे हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ हो गया। तो इन्हीं से हमारी ब्रांच बन गई। तो अगर आप बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हो तो वो हो जाएगा बैक्टीरियोलॉजी। अगर आप वायरस के बारे में स्टडी करते हो तो वो हो जाएगा वायरोलॉजी। अगर आप फंजाई के बारे में स्टडी करते हो तो वो हो जाएगा माइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे माइको मतलब फंजाई के लिए डिनोट किया गया है। अगर आप पैरासाइट्स के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वो हो जाएगा पैरासाइटोलॉजी। और ये थोड़ा अलग है कि अगर आप इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो कि जो हमारे मतलब माइक्रोब्स हमारी इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं कि ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे इम्यूनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। और इसके बाद हमारी जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें बेसिकली जो माइक्रोबायोलॉजी है, जो माइक्रोब्स हैं, हमारे छोटे छोटे जीव हैं, वो हमारे ह्यूमन डिसीज पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, उनको कैसे डायग्नोस करेंगे, ट्रीट करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो कोरोना का था, उस पर आपको पता होगा कि थोड़ा सलाइवा सा लेते थे, उसी से हम पता लगा ले रहे थे। फिर हमारा फार्मास्यूटिकल जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें बेसिकली जो माइक्रोब्स हैं उनकी मदद से हम जो एंटीबायोटिक बनाते हैं, यानी कि जो मैं आपको एंटीबायोटिक बता रहा था ना, ये इन्हीं माइक्रोब्स से बीमारी हो रही है और इन्हीं माइक्रोब्स की मदद से हमारे एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। माइक्रोब्स को शॉर्ट फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इन्हीं की मदद से बनाए जाते हैं। तो वो यहाँ पे सिंपल था। और इसके बाद ये हमारे ढेर सारे बाद की प्रोसेस में भी काम आती है। तो ये हमारी इसकी माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस हो जाती हैं। अब सिंपली हम थोड़ा सा बात करते हैं स्कोप, और या आप सिंपल बोल सकते हो एप्लीकेशन के बारे में। तो इसके क्या क्या स्कोप होते हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजी के। तो वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी भाई बहुत ही बड़ा फील्ड हो गया है अब, और अलग से भी कोर्स होते हैं जैसे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, तो ये भी आगे चलते जा रहे हैं। तो मेडिकल फील्ड में स्कोप आपको बताया कि भाई ह्यूमन डिसीज, एनिमल डिसीज, इनके बारे में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कोई डिसीज है इनके बारे में स्टडी हो गया। पब्लिक हेल्थ में देखा जाए तो जैसे वैक्सीनेशन हो रहा था, पूरा लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी जिससे जो कोरोना है वो ना हो लोगों को, तो ये पब्लिक हेल्थ के अंदर आ जाता है। एपिडेमियोलॉजी, डिसीज कंट्रोल कैसे करेंगे। फिर फूड इंडस्ट्री में देखा जाए तो जैसे बहुत से माइक्रोब्स हैं जो खाने को बनाने में हेल्प करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने पहले आपसे पूछा था कि जो दूध होता है उसको दही जो बनाता है ना, दूध से ही दही बनता है, तो उस एक बैक्टीरिया होता है हमारा लैक्टिडोबैसिलस, तो उसी बैक्टीरिया की मदद से हमारा जो है दूध से दही बनता है। तो वो बैक्टीरिया हमारा मिर्ची वगैरह में पाया जाता है कि अगर आप दूध में मिर्ची डाल दोगे ना, उससे भी हमारा दही बन जाता है। तो ये हमारा फूड सेफ्टी इन सब में हेल्प करता है। फिर इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम की मतलब स्टडी वगैरह, उसको प्रोटेक्ट करने में। फिर एग्रीकल्चर में भी हमारे माइक्रोब्स का हेल्प है। तो जैसे एग्रीकल्चर में कुछ माइक्रोब्स हो गए, केचुआ वगैरह थोड़े बड़े हो गए, तो ऐसे माइक्रोब्स हमारे एग्रीकल्चर खेती में भी हेल्प करते हैं। वो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएगा। फिर इंडस्ट्री वगैरह में तो आप सॉरी लाइट चली गई, तो इंडस्ट्री वगैरह में बेसिकली जो एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं, वैक्सीन बनाई जाती हैं, स्टेरॉइड्स बनाए जाते हैं, उन सब में हेल्प होती है। फिर जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, ये तो बहुत ही इमर्जिंग फेज है एक तरह से। स्कोप इसमें क्या है कि नई नई हमारी एंटीबायोटिक बनती रहती है हमेशा, तो उनकी खोजबीन करने के लिए, उसमें रिसर्च करने के लिए आप इस वाले डिपार्टमेंट में जा सकते हो। तो स्कोप हो गए। अब हम थोड़ा लास्ट में बात करते हैं इंपॉर्टेंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो बेसिकली पब्लिक हेल्थ, आपको बताया कि पब्लिक हेल्थ को बहुत इंप्रूव किया हमारी माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी से। हमको जो कोरोना के वायरस के बारे में सब में पता है, वो इसी की वजह से पता है। अगर आप बताओ कि अगर ये सब नहीं पता होता ना भाई, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती कोरोना से। तो हमें पता था, हमने उसकी एंटीबायोटिक बनाई, तो ये सब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही तो आ रहा है ना, जिसकी वजह से हमने अपनी दुनिया भी बचा पाई। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशन कितनी है। एप्लीकेशन में आप ये भी लिख सकते हो, या जो ब्रांचेस मैंने लिखी थी वो भी आप लिख सकते हो इस एप्लीकेशन में, क्योंकि ओवरऑल ये सारा कुछ हमारा लगभग सेम में ही आ जाता है। फिर यहाँ पे जो हमारी इन्फेक्टेड डिजीज़ है उनसे प्रिवेंट करने को, उनको समझने में हमारी इसने हेल्प की है। फिर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनको डेवलप करने में हमारी माइक्रोबायोलॉजी ने हेल्प की है। हमारी फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी इनको करने के लिए फिर एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट भी हमारे इसी की वजह से प्रोवाइड हो रही हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो भाई माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही बड़ा फील्ड हो गया है और उससे मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब काम हो रहे हैं। तो एक वास्ट स्कोप है और एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है पूरे इसमें, और हमारी ह्यूमन लाइफ को भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव किया जा रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन था हमारा वो लगभग यहाँ हो गया है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि भाई मैंने आपको कम नहीं दिया इस बार, जैसे आप लोग बोलते हो शॉर्ट, तो 10 नंबर में भी अगर आता है तब भी आप इसको लिख के आ सकते हो, और अगर 5-7 में आता है तब तो भाई आपको इसमें से थोड़ा कम ही कर दूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट लिखे, तो आप सिर्फ 5 लिख के आ जाना, तो इस तरह आपका काम चल जाएगा। तो ये थे हमारा पूरा पहला क्वेश्चन। अब हम बाद में यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब इसको बाद में समझेंगे, इसको पहले क्योंकि ये हमारे थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, तो आप लोग मतलब कनेक्ट भी कर पाओगे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो सिंपली अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में,
तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में। तो अगर आप चाहो, आपको ये थोड़ा अगर बड़े में आ जाता है 7 नंबर में, तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि माइक्रोब्स की डेफिनेशन भी डाल सकते हो। देखो मैंने आपको बताया ना कि मैं कैसे लिखता था, कैसे टॉप होता था, और आप लोग कैसे लिख सकते हो ना, ये चीज़ आपको यहाँ समझनी है और यही क्रैश कोर्स का मेन आपके लिए रोल है। तो यहाँ पे जैसे कभी भी आपको लिखना हो माइक्रोब्स की डेफिनेशन आप छाप दो भाई, 1-2 लाइन कुछ नहीं होता, आपके पेज ही भरेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपली क्या होता है कि ये हमारे सिंपल स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, इनको हम इजीली नहीं देख सकते। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसेलुलर, एक होता है सेलुलर। ए सेलुलर का सिंपली मतलब क्या है कि ये हमारे, देखो ए सेलुलर, ए फॉर होता है अब्सेंस ऑफ सेल, यानी कि सिंपली देखा जाए तो जैसे मान लो ये हमारा पूरा एक सेल है, तो ये अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाया। तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं वो हमारे ए सेलुलर के अंदर आ जाते हैं। अब इनका जो स्ट्रक्चर और ये सब है ना, ये अच्छे से मतलब पूरा डेवलप नहीं हो पाता है और ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हमारा इसका आता है वायरस। अब वायरस जो कोरोना वायरस था ना, ये एक्चुअल में कर क्या रहा था कि ये खुद से अटैक नहीं कर पा रहा था, यानी कि खुद ये एक तरह से निर्जीव है। यानी कि सिंपली मैं मान लूँ कि ये हमारा कोरोना है, तो एक वायरस है, तो ये सिंपली एक तरह से निर्जीव सा है। अब ये काम कैसे करता था, तो जैसे कोई भी हमारा यहाँ पे ह्यूमन बॉडी गई, तो अगर किसी के कांटेक्ट में आके हवा में उड़ के कहीं से भी जैसे ही ये किसी ह्यूमन बॉडी से टकरा गया, तो बस उस ह्यूमन बॉडी के साथ जाके वो क्या करता है, देन ये अलाइव हो जाता था, जिंदा एक तरह से, और इस ह्यूमन बॉडी पे जाके इसको होस्ट बनाया, यानी कि ये हमारा वायरस हो गया और ये जिस बॉडी पे लगा है उसको हम यहाँ पे होस्ट बोलते थे। देन इसको जाके ये डैमेज करना है, इसी के अंदर इसके अपनी जो हमारी बॉडी होगी इसके डीएनए आरएनए से मिलकर धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करना, डेवलप करना। और भाई देखो यहाँ पे सिंबल है, लेकिन जैसे ही बॉडी में गया ना, बॉडी से इतनी फास्ट ग्रो करता था कि भाई बहुत ज़्यादा नंबर में फैल जाता था। और इसीलिए जो कोरोना था वो इतना ज़्यादा डेंजर था कि वो जो लंग्स वगैरह में जाके, एल्बलाइज में जाके बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा था और हम लोग को डेंजर पहुंचा रहा था। तो ये ए सेलुलर के अंदर आता है। फिर हमारे आते हैं सेलुलर। तो ये बेसिकली क्या है कि ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फुल्ली डेवलप हो चुके हैं। अब इनमें भी दो टाइप्स आते हैं जो थोड़ा कम डेवलप होते हैं। तो वही अब हमारी बारी आती है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। अब थोड़ा मान लो इनके बारे में आया और अगर आपने डेफिनेशन में इसको लिख दिया डेफिनेशन में, तो आपके लिए एक अच्छा ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करें प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो पहले हमें इनको डिफाइन करना है, देन हमें इनके डिफरेंस के बारे में जानना है। अब जो प्रोकैरियोट्स है ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बनाए, प्रो प्लस कैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोट्स का मतलब होता है एक तरह से न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर प्रोकैरियोट्स का सिंपली मतलब जाने तो ये हमारे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूक्लियस जो हमारा है वो फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। यानी कि इनके पास हमारा, देखो दो वर्ड आपको याद रखना है। जो प्रोकैरियोट्स है इसमें बिफोर न्यूक्लियस है, यानी कि सिंपली याद रखना है इसमें ट्रू न्यूक्लियस हमारा नहीं होता। ट्री न्यूक्लियस क्या है, बस इसको इससे डिफाइन किया गया है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, अगर सिंपली आपको मैं न्यूक्लियस बना के यहाँ सिंपली दिखाऊं, तो जैसे ये हमारा मतलब सेल हो गया। अब सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रॉपर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, सारा कुछ होता है और न्यूक्लियोट्स भी होता है अंदर का पार्ट। तो इस तरह से हमारा पूरा न्यूक्लियस होता है। तो जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ये न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप नहीं है। मान लो ये इसकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना, तो ये नहीं है। सिंपली वहाँ पे क्या है, इस तरह के हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे खुला पड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर कोई कवरिंग है कि जैसे इसके ऊपर कोई कवरिंग वगैरह नहीं है। सिंपल हमारा जो क्रोमोसोम वगैरह जेनेटिक मटेरियल वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये हमारे होते हैं प्रोकैरियोट, जिनमें बेसिकली क्या है कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनमें हमारा सिंपली जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी और सिर्फ हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा होगा। पहली बात ये हो गई। दूसरा क्या है कि इसमें जो हमारे ऑर्गेनल्स है, आपको पता होगा कोई भी हमारा सेल होता है उसके अंदर हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं, राइबोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, गोल्गी अपैरेटस होते हैं, बहुत सारे हमारे ऑर्गन होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ पे फुल्ली डेवलप नहीं होते। जो प्रोकैरियोट्स है वो बेसिकली सिंपली क्या है कि इसमें जो ये हमारे ऑर्गेनल्स हैं ये भी फुल्ली डेवलप नहीं होंगे और इनके ऊपर भी, जैसे मान लो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस तरह इनके ऊपर भी ये जो मेम्ब्रेन है ना ये नहीं होगी। तो इस तरह एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह हमारी क्या है कि इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, यानी कि मेम्ब्रेन अच्छे से कवर नहीं होती। दूसरा ये हमारे यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, यानी कि जैसे कोई भी हमारा, जैसे हमारी बॉडी है आपको बताया, तो हमारी बॉडी तो अनलिमिटेड सेल से मिलकर बनी हुई है। लेकिन जो ये होते हैं प्रोकैरियोट वो सिंपली एक सेल होगा, यानी कि ये एक सेल का ही कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारा ये कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा इसका बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया हमारा एक यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंपल एक सेल होगा और यही हमारा पूरा बैक्टीरिया कहलाता है। यानी कि पूरा बैक्टीरिया सिर्फ एक सेल से मिलकर हमारा बन जाता है। तो ये हमारे यूनिसेलुलर होते हैं और टिपिकली बहुत ही छोटे साइज में होते हैं। बैक्टीरिया बहुत ही स्मॉल होता है, 0.5 से 5 माइक्रोमीटर, यानी बहुत छोटा हो गया। अब इसका एग्जांपल हमारा होता है जैसे बैक्टीरिया होते हैं हमारे। अब बैक्टीरिया में हमारे ई कोलाई हो गया, स्टेफिलोकोकस हो गया, ये हमारे इसके बैक्टीरिया के नाम हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारे एक आर्की होता है, इसमें मीथेनोकोकस हमारा एग्जाम्पल हो गया, तो ये हमारे बैक्टीरिया हो गए। अब इसके बाद हमारा सेकंड यहाँ पे आता है यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स आपको प्रोकैरियोट्स पता चल गया, जस्ट उल्टा होता है हमारा यूकैरियोट्स, यानी कि ये वो होते हैं, देखो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब
होता है न्यूक्लियस, यानी कि इसमें न्यूक्लियस से पहले यानी कि न्यूक्लियस नहीं बन पाया वो कंडीशन है, और इसमें हमारा न्यूक्लियस बन के तैयार है, अच्छे से तैयार हो चुका है वो कंडीशन है। तो ये हमारे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमारा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और यानी कि ट्रू होगा, एकदम न्यूक्लियस अच्छे से बना होगा। सेकंड, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे डेवलप होते हैं और उनकी मेम्ब्रेन वगैरह एकदम डेवलप होती है। जैसा ये वाला केस है तो इसमें भाई हमारी क्या है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ये वाली पूरी की पूरी, और ये ऑर्गेनल्स भी हमारे हैं जो फुल्ली डेवलप्ड हैं और इनके भी मेम्ब्रेन वगैरह प्रेजेंट है। तो जो ये वाले हैं ना, ये हमारे यहाँ पे कहलाते हैं, ये वाले कहलाएंगे हमारे यूकैरियोट्स, और जिनमें एब्सेंट है वो कहलाते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स। अब ये टिपिकली हमारे थोड़े से लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं, और इनका साइज लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है, और इनमें क्या है कि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसके एग्जाम्पल हमारे फंजाई हो गए, जैसे ईस्ट वगैरह ये हो गए, प्रोटिस्ट हो गया, अमीबा हो गया, तो ये थोड़े से बड़े साइज में होते हैं, एल्गी वगैरह। अब आप लोगों ने जैसे देखा होगा कभी कभी जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ इस तरह की ग्रीन ग्रीन पूरी कबक सी जम जाती है, हमारी फंजाई वगैरह कबक एल्गी जम जाती है, तो वो उनको हम देख भी पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है हमारा। तो सिंपली हम बात करें इनके डिफरेंस के बारे में, तो हमारा एक तो इनका रिवीजन भी हो जाएगा और हमको डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। तो जो हमारे प्रोकैरियोट्स है, सिंपली प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, यानी कि इनको एक तो इसमें हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इसमें यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमारे सिंपली जो ट्रू न्यूक्लियस है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, नहीं होता, और सिर्फ हमारा न्यूक्लियोइड होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर वाला हमारा होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसमें हमारा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि अच्छे से हमारा पूरा न्यूक्लियस बना होता है जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें भाई मेम्ब्रेन की जो बाकी की जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें मेम्ब्रेन भी हमारी सबकी मिल जाएगी। ये स्मॉलर होते हैं साइज में बेसिकली, और ये हमारे लार्जर होते हैं। ये बेसिकली सिंगल सेल्ड होते हैं। जो यूकैरियोट्स हैं वो सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी हमारी, तो वो एक तरह से यूकैरियोट्स के अंदर आती है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्या है, सिंगल सेल्ड होती है। अब सिंगल सेल जैसे अमीबा हो गया, तो अमीबा हमारा यूकैरियोट्स में आता है जो सिंगल सेल है, और ह्यूमन बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है। तो मोस्टली तो हमारे यही होते हैं मल्टी सेलुलर, जैसे जितने भी एनिमल हो गए हमारे, एनिमल्स के अंदर हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, बाकी प्लांट्स हो गए, बाकी फंजाई हो गए, तो ये सारे के सारे हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं कि इसमें ढेर सारे हमारे सेल्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे बेसिकली यूकैरियोट्स में आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि हम लोग किसके अंदर आते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में मत लिख देना, हम लोग भाई यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। हमारा सेल स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब ये सिंपल सेल स्ट्रक्चर है, इसमें एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गए, आर्काई हो गए, इसमें एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, फंजाई हो गए। अब इनका थोड़ा सा अगर आप डायग्राम देखोगे, थोड़ा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये बनाकर आ जाना अगर लॉन्ग में आता है तो प्रोकैरियोट्स में देखो सिंपली क्या है, ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, और ये जेनेटिक मटेरियल फैला हुआ है, और ये छोटे छोटे हमारे ऑर्गेनल्स हैं जो फुली डेवलप नहीं है और इनकी कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है। लेकिन ये एक यूकैरियोट्स है, जैसे हमारा ह्यूमन सेल होता है ना, जो एचएपी के अंदर आपने देखा होगा, उस तरह मान लो कि न्यूक्लियस भी है, गोल्गी अपैरेटस भी है हमारा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। तो ये सारा कुछ, सेंट्रोसोम वगैरह भी मिलेगा सेल डिवीजन के लिए, तो ये सारा कुछ आपको यूकैरियोट्स के अंदर मिलेगा। तो यूकैरियोट्स में आप लोग ह्यूमन सेल जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा वो बना सकते हो, और प्रोकैरियोट्स में सिंपल आप ये बना सकते हो। तो आई होप आपको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का पूरा डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके अंदर अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो हमने यहाँ पे अपने 2 क्वेश्चन देख लिए, हमने ये वाला कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। अब हमारी बारी आती है एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गिव द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विद सूटेबल एग्जाम्पल एंड डायग्राम। अब यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहले क्या है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको बैक्टीरिया का बनाना है, तो सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में लिखो, देन उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाओ। अब स्ट्रक्चर ना कभी बार ये होता है कि जो स्ट्रक्चर है, यही क्वेश्चन हमारा अलग से 10 नंबर में आता था, आया हुआ है, इसको देख लेना। अब जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये आपका वैसे 7 में आया है यहाँ पे, लेकिन अगर अलग से भी आता है तो आपका 7 नंबर या 5 में आता है, ये 10 में नहीं आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनको कवर करने वाले हैं। अब ये हमारा बैक्टीरिया का डायग्राम है, ये थोड़ा अच्छे से आपको बनाया है समझाने के लिए, और ये जो आपको दिख रहा होगा, अगर एग्जाम में आपको बनाना है, भाई इतना आप अच्छे से नहीं बना सकते, टाइम भी कम होता है, ये नहीं कह रहा बना नहीं सकते, टाइम कम होता है, तो आप ये वाला बना के आ सकते हो, ये शॉर्ट डायग्राम है, ठीक है। तो चलिए सिंपली हम बात करते हैं पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। अब देखो बैक्टीरिया के बारे में पहले बात करें तो बैक्टीरिया हमारा एक सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और ये बेसिकली हमारा प्रोकैरियोट्स की क्लास से बिलोंग करता है। प्रोकैरियोट्स का सिंपल मतलब क्या था कि जिसमें हमारा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमारे प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिंपल डिफाइन कर दिया। अब जो बैक्टीरिया है वो हमारा एक वर्ड है बैक्टीरियम, ग्रीक वर्ड है, उससे आया है, जिसका मतलब होता है रॉड या फिर स्मॉल स्टिक। यानी कि सिंपली अगर आपको बताया ना तो बैक्टीरिया थोड़ा इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी सी रॉड शेप दिखेगा, और इसमें इस तरह के हमारे प्लाइज यहाँ पे बाहर निकले हुए देखने को मिल जाते हैं। तो कभी भी आपको बैक्टीरिया का सिंपल अगर वो देना हो
डेमोन्स्ट्रेशन तो इस तरह आप बना के आता है ना, ये बैक्टीरिया हमारा कहलाता है। अब जो बैक्टीरिया की अगर स्टडी वगैरह प्रॉपर करते हैं तो वो हमारी एक ब्रांच थी, उसको हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच थी। तो ये हमारा बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा आप लिख के आता हो, ये अच्छा इंप्रेशन डालता है। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो बैक्टीरिया हमारे एक कैप्सूल की तरह देखने में लगता है, और इसमें एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कैप्सूल भी बोलते हैं। तो ये आपको पूरा बैक्टीरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपको किसी का स्ट्रक्चर वगैरह याद करना हो ना, तो भाई अगर आप रैंडमली चूज करोगे तो आप याद नहीं कर पाओगे। सिंपल तरीका समझो, या तो अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए या बाहर से अंदर की तरफ आते हुए। तो जैसे अगर हम इस पूरे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को समझे, सबसे बाहर की जो इसकी आउटर मोस्ट सेल होती है ना, उसको हम यहाँ बोलते हैं कैप्सूल। अब ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये पूरी बाहर की सेल है जो पूरी रेड कलर मैंने दिखाई है, ये हमारी होती है कैप्सूल, और ये अच्छी खासी होती है, यानी कि ये थोड़ी सी थिक भी आपको दिख रही होगी। तो ये हमारी पूरी कैप्सूल होती है, ठीक है। अब ये कैप्सूल दिख गई। अब इसके अंदर जो हमारी नेक्स्ट लेयर आती है उसको हम बोलते हैं सेल वाल, ये आपको यहाँ दिख रही होगी। और इस सेल वाल के अंदर देन हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सिंपल देखा गया तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो 3 लेयर से मिलकर बना है। जो सबसे बाहर की लेयर है, यानी कि सिंपल जैसे आप लोगों ने पैकिंग देखी होगी, तो इसी तरह 3 लेयर मान लो कि सबसे बाहर की लेयर है वो हमारी होती है कैप्सूल की। अब इस कैप्सूल के अंदर हमारी वाली लेयर को हम सेल वॉल बोलते हैं, और सेल वॉल के अंदर जब हमारी एक और लेयर आती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर हमारे बाकी के जो ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो 3 आप समझ गए, कैप्सूल सबसे बाहर वाला, फिर बीच का सेल वॉल, और उसके अंदर हमारी आती है सेल मेम्ब्रेन जो ग्रीन कलर में यहाँ दिख रही होगी। ये थोड़ा आपको समझ आए इसलिए कलरफुल किया है, ब्लैक में सेल वॉल, ग्रीन में ये। अब इसके अंदर जब आप आओगे तो इसमें देखो ऑर्गेनल्स तो हमारे अच्छे से होते नहीं है। क्या क्या होते हैं थोड़ा बहुत समझ लो कि ये जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा होता है न्यूक्लियोइड। अब ये बेसिकली एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो नॉर्मली जो हमारे ह्यूमन सेल जब होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ये एक न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर कवर होती है। लेकिन यहाँ ये कवर्ड नहीं होता है, ऐसे ओपन हमारे पूरे बैक्टीरिया में फैला होता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये हमारा हो गया न्यूक्लियोइड सबसे अंदर वाला। फिर यहाँ पे जो साइड में आपको दिख रहे होंगे ये हमारे होते हैं राइबोसोम होते हैं। अब राइबोसोम बेसिकली आपको पता होगा कि राइबोसोम हमारा, तो राइबोसोम हमारा बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो डीएनए आरएनए वगैरह हमारी हेल्प करता है वो भी यही यहाँ पे करवाएगा, ठीक है। तो डीएनए आरएनए की मदद से हमारा प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है राइबोसोम। तो राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मिड। काम क्या होता है आपको आगे पता चल जाएगा। तो राइबोसोम हो गए, प्लाज्मिड हो गए। अब एक यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी होती है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि खाना जो होता है ना बैक्टीरिया का, वो यहाँ पे पड़ा होता है, अभी देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या देखो, बाहर का कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर हमारा न्यूक्लियोइड हो गया, फिर हमारा राइबोसोम हो गया, फिर हमारा प्लाज्मिड हो गया, और प्लाज्मिड के बाद यहाँ पे हो गया इंक्लूजन बॉडी, और उसके बाद देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसको हम बोलते हैं मीजोजोम बोलते हैं। तो मीजोजोम एक हमारा होता है, आपको यहाँ समझ आएगा। देन जो अंदर जितना भी हमारा फ्लूइड भरा होता है इसको हम यहाँ पे साइटोसोल, तो हमारा पूरा हो गया कि साइटोप्लाज्मा और ऑर्गेन्स पूरा हो गया। तो जो पूरा केवल फ्लूइड होता है उसको हम यहाँ पे साइटोप्लाज्मा बोल देते हैं, जो इसका पूरा का पूरा फ्लूइड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ जो पूरा हमारा सेल दिख रहा होगा इसके बाहर आपको 2 बातें और दिख रही होंगी। एक क्या है कि इधर एक पूंछ सी हमारी निकली हुई है। तो जो पूंछ सी निकली हुई होती है ना, इसको हम यहाँ पे फ्लैजिला बोलते हैं, और ये बैक्टीरिया का एंटीना होता है, ठीक है। तो ये होता है, अब ये एक नहीं होता है, हमारे ढेर सारे, यानी कि ये भी हमारे ज़्यादा निकले होते हैं। एक मैंने बना दिया बड़े में, और इस तरह के ग्रीन कलर के आपको छोटे छोटे ये निकले देख रहे होंगे, इनको हम यहाँ पे पिलाइज बोलते हैं। तो ये नॉर्मली हमारे फिल्ली बोलते हैं इनको, नाम थोड़ा वो है। तो अब ये क्या है, आप अगर गौर करोगे तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ना अंदर, वहां से बेसिकली हमारे निकले हुए बाहर पूरा यहाँ पे देख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो आपको अब पूरा का पूरा यहाँ पे समझ आ गया कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या है। मैं आपको इसीलिए यहाँ अच्छे से बना रहा हूँ। बाहर कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियर, राइबोसोम, प्लाज्मिड, फिर इंक्लूजन बॉडी और मीजोसोम, और इधर हमारे बचते हैं प्लाइज और फ्लैजिला। तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब इसको शॉर्ट में अगर आपको बनाना हो तो बस ऐसे बना दो। सबसे बाहर की लेयर हमारी कैप्सूल, इसके अंदर वाली सेल वॉल, और उसके अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से हमारे निकले होते हैं यहाँ पे फ्लैजिलम। देखो सिंगुलर है तो फ्लैजिलम, अगर मल्टीपल है 2-4 हो तो उनको फ्लैजिला बोल देते हैं। उसके बाद ये हमारा अंदर न्यूक्लियर हो गया, इंक्लूजन बॉडी हो गया, ये राइबोसोम हो गया, अंदर का पूरा लिक्विड साइटोप्लाज्मा हो गया, ये मीजोसोम हो गया, और ये जो हमारे निकले हैं ये हमारे पिलीज निकले हुए हैं। तो इस तरह सारा का सारा हमारा ये हो गया। अब थोड़ा बहुत इनके बारे में बात कर लेते हैं, वैसे आपको समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ पे देन आपको लिखना है पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे लगभग 10 पार्ट यहाँ पे लिख दिए गए हैं। कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, पिली, न्यूक्लियर, साइटोप्लाज्म, इंक्लूजन बॉडी, मीजोसोम, राइबोसोम। अब एक एक करके सबके बारे में अगर बात करें तो कैप्सूल जो हमारा होता है ना, वो हमारा, तो जो कैप्सूल है वो हमारा, देखो सबसे वही जो बात है वही लिखिए, आउटर मोस्ट थिक हमारा सेल होता है, और थोड़ा स्लिपरी होता है कि बैक्टीरिया हमारा इससे अच्छे से इधर उधर मूवमेंट कर पाए, स्लिप होता रहे। अब ये इसका क्या है ना, ये जो कैप्सूल है सबसे बाहर की लेयर है, जैसे कछुए को बचाता है ना उसका जो सेल होता है बाहर का, उसी तरह कैप्सूल हमारे बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है कि कोई उसको खा पी ना पाए, और वायरस से इसको बचाने का काम करता है। अब जो कैप्सूल है वो बेसिकली उसमें 98% वाटर होता है और ग्लाइकोप्रोटीन 2% वगैरह होता है, और ये थोड़ा सा रिगिड, ठोस सा और थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि इस तरह बैंड वगैरह भी हो सकता है।
है। इसके बाद थिकनेस की बात करें तो जो हमारे मैक्रो कैप्सूल होते हैं वो 0.2 माइक्रो से बड़े होते हैं और जो माइक्रो होते हैं वो हमारे छोटे होते हैं। ये बस नाम आप ऐसे ही पढ़ लेना। इसके बाद जो ये ना जो कैप्सूल होते हैं ये मेन आइडेंटिटी शो करते हैं किसी भी बैक्टीरिया की, कोई बैक्टीरिया हमारा कितना ज़्यादा घातक होगा। वायरुलेंस का मतलब होता है घातक, कि वो कितना ज़्यादा डेंजरस है, और वो डेंजरसनेस उसका डिसाइड करता है ये कैप्सूल, क्योंकि ये एक तो उस बैक्टीरिया को बचाने का काम कर रहा है, दूसरा इसी के थ्रू जाके वो अटैक करता है या कोई बीमारी वगैरह, यानी कि देखो यही वो है जो मेन डिजीज कॉज करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर। देन हमारे यहाँ पे आता है सेल वॉल। तो ये हमारी मिडिल होती है, थिक कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, और ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। देखो अंदर की बातें आपको थोड़े यहाँ मिल जाएंगी। अब ये भी हमारा थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ये भी प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ देगा, और शेप डिसाइड करता है, यानी कि कोई बैक्टीरिया का क्या शेप होगा तो वो इसकी वजह से डिसाइड किया जाता है। और हमारे जो सेल बैक्टीरिया है वो कौन से टाइप का, ग्राम पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वो हमारा इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये थिक होता है। अब थिकनेस क्या है कि अगर ये ज़्यादा थिक है, मान लो 20 से 80 nm तक थिक है, नैनोमीटर तक थिक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये थोड़ा सा पतला है, 7 से 8 नैनोमीटर तक है, तो ये ग्राम नेगेटिव हो जाएगा। ये केवल मेनली आइडेंटिटी के लिए हमारे यहाँ पे पाया जाता है, बाकी ये प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करता है। देन हमारी आती है सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारी इनर मोस्ट थिन कवरिंग हो जाती है, और ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की बनी होती है। ये तो आपको पता है ह्यूमन बॉडी में भी इसी की बनी होती है। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि बाकी सब ने बचाया। अब जो भी हमारा खाने पीने का सामान है जो बैक्टीरिया के अंदर आएगा वो हमारे इसी मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाएगा। अब ये बेसिकली हमारे जो सेल को इंजरी से बचाएगा भी, और जो इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन है, यानी कि बैक्टीरिया को अगर किसी और बैक्टीरिया से कम्युनिकेशन करना है तो ये हमारी हेल्प भी करता है। फिर हमारा आता है फ्लैजेला, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लंबा चौड़ा यहाँ पे दिख गया था फ्लैजेला, ये पूरी की पूरी। तो फ्लैजेला बेसिकली क्या होता है कि एक लॉन्ग थिन लेयर, लॉन्ग मतलब थोड़ा सा लंबा और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई बाल हो। और इसका जो डायमीटर है वो लगभग 2 से 5 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर होता है, और 15 से 20 नैनोमीटर तक लंबा ये थिक भी होता है। तो ये जब मल्टीपल हो तो उनको फ्लैजेला, और एक हो तो इसको फ्लैजेनम नाम से हम यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्लैजेला। अब हम यहाँ बात करें इसके बारे में और, तो ये हमारा फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, और ये एज अ एंटीना की तरह काम करता है, यानी कि जो भी हमारा बैक्टीरिया वगैरह है उसको सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि कहाँ पे खाना है, कहाँ पे डेंजर है, और कहाँ पे क्या है, और कैसे मूवमेंट करना है। हमारे बैक्टीरिया को जिंदा वो अपने आप मूवमेंट कर सकता है, तो उसके मूवमेंट को भी हमारा यही डिसाइड करता है जो एंटीना होता है फ्लैजेलम। तो ये हमारे इसके रिस्पॉन्सिबल होता है सब कामों के लिए। फिर हमारे आते हैं पिलीस। तो ये 8 से 10 हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये पिलिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। और इनका बेसिकली काम क्या होता है कि जो एक बैक्टीरिया, मान लो तो ये एक बैक्टीरिया हमारे किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ जो कनेक्ट होगा, तो कनेक्शन में हमारे ये पिलीस हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्या होगा कि अगर जब मान लो बैक्टीरिया जब ग्रो करता है, तो जब एक बैक्टीरिया दूसरा बनेगा ना, तो जो जेनेटिक मटेरियल हमारा इधर से इधर ट्रांसफर होगा वो हमारा इसी की मदद से किया जाता है। तो ये इसमें भी हेल्प करते हैं। इसके बाद कुछ प्लीज ऐसे हमारे फिमराई भी पाए जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, नैरो स्ट्रक्चर होता है, और लेकिन ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ये भी हमारे किसी बैक्टीरिया, जैसे ये बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में हेल्प कर रहे थे, अब मान लो ये बैक्टीरिया है और इसको किसी ह्यूमन बॉडी या किसी भी होस्ट से, किसी एनिमल से टच होना है, तो उसके साथ जो कनेक्शन है वो हमारा इन फिमरियाई की मदद से किया जाएगा। और ये भी हमारी प्लाइज की तरह ही इस तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो हमारा न्यूक्लियर है इसको हम नेक्ड न्यूक्लियस बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, तो सिंपली हमारे जेनेटिक मटेरियल पड़े होते हैं। तो इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, और इसमें बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल वो कंटेन करता है, इसमें लगभग 60% डीएनए, क्योंकि मोस्टली डीएनए होता है, 30% करीब आरएनए मिल जाता है, और 10% करीब प्रोटीन मिल जाती है। तो ये इसके जेनेटिक मटेरियल में होता है, और इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फिर हम बात करें साइटोप्लाज्मा के बारे में, तो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। ये कलरलेस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और इसमें लगभग 80% हमारा वाटर ही प्रेजेंट होता है। अब इसमें बाकी के ऑर्गेनल्स भी हमारे इसी के अंदर आ जाते हैं, जैसे न्यूक्लियोइड हो गया, राइबोसोम हो गया, यही सब बातें होगी, हमारे इंक्लूजन बॉडी हो गया, तो ये सब इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है जो हमारा साइटोप्लाज्मा होता है। हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडी के बारे में, तो ये बेसिकली क्या होता है, देखो जैसे हमारा कोई भी बैक्टीरिया ये यहाँ पे हो गया, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा कि हमारा एक मतलब फूड जो होता है ना, खाना उनका, वो इस तरह से स्टोर हो जाता है पूरा इस तरह से भर के, और उसके ब्लॉक से बन जाते हैं इस तरह के। और ये जो इस तरह के स्टोर फॉर्म में यहाँ पे फूड पहुंच जाता है ना, ये मतलब इसी को हम यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी बोल देते हैं। और पूरे बैक्टीरिया के अंदर यही हमारा एक नॉन लिविंग पार्ट है, क्योंकि भाई फूड है, खाना है वो वाला, और ये खाना इस तरह का हमारा स्टोर होकर इस फॉर्म में यहाँ पे भराया जाता है, तो इसी को हम यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी बोल देते हैं। और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है पूरे इसमें, और सिंपली क्या है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, जो हमारा फूड है वो रिजर्व फॉर्म में यहाँ स्टोर हो जाता है। देन हमारी बारी आती है मीजोजोम्स के बारे में।
तो मीजोसोम्स क्या होते हैं, आप देखो जैसे आप यहाँ दिख रहा होगा, तो जो हमारी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है ना, अब क्या होगा कि कहीं जगह यही हमारी सेल मेम्ब्रेन को इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, और इसी फोल्डेड फॉर्म को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, जो मीजोसोम है इसको बोल देते हैं। यानी कि सिंपली देखा जाए तो ये हमारे फोल्डिंग्स होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही मिलकर बनी होती हैं, या हम बोल सकते हैं कि मीजोसोम्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना रही हैं, और ये बेसिकली हल्के से सेल वॉल के इनसाइड पहुंच जाते हैं, और ये बेसिकली इनका काम क्या है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। देन हमारी बारी आती है राइबोसोम के बारे में। तो आपको पता ही है कि ये स्पेरिकल शेप के हमारे ऐसे मतलब स्पेरिकल शेप के पूरे ऑर्गेनल्स होते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करते हैं बनाने में। अब ये आरएनए वगैरह से मतलब आरएनए और इनसे मिलकर हमारे ये प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। अब इसमें हमारे लगभग 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, ये आपको 70S वाला पता होगा फंडा। जब हम बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में, तो ये हमारे बहुत ही स्मॉल होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी मतलब डीएनए मॉलिक्यूल्स एक तरह से हैं, और ये डीएनए को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं बैक्टीरियल सेल के। यानी कि मान लो कोई हमारे बैक्टीरिया यहाँ से यहाँ है, जब ये ट्रांसफर होगा तो जो डीएनए का ट्रांसफर है वो हमारे इस प्लाज्मिड की मदद से हो जाता है, तो इसमें ये हमारे हेल्प करते हैं। और बेसिकली जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, यानी कि एंटीबायोटिक आपको होता है कि बैक्टीरिया को मार देता है, तो उनसे बचने में हमारी प्लाज्मिड जो है वो हेल्प करते हैं। तो देखा जाए तो हमने ऑलमोस्ट सभी के बारे में यहाँ पे बात कर ली। तो ये था हमारा। अब कभी एग्जाम में आता है लॉन्ग में, देखो इसको पूरा लिख के आओ बैक्टीरिया क्या होता है, देन ये स्ट्रक्चर आप लोग चाहे ये बना कर आओ, अगर बना सकते हो, वरना इसको तो आपको बना के आना ही है। माइक्रोबायोलॉजी एक तरह से एचएपी की तरह है कि आपको यहाँ भी डायग्राम बनाकर ही आने हैं, देन आप इसके पार्ट लिखो। अब ये थोड़ा बड़े में मैंने लिखा 10 के अकॉर्डिंग, अगर साथ में आता है तो बस थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दो कि एक थिक होती है, आउटरमोस्ट लेयर होती है, इसमें ये होता है, बस इतना कर दो। फिर हमारा ये आ गया, यहाँ पे इतना कर दो, इतना कर दो। तो इस तरह करते आप शॉर्ट में भी इसको यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे ये वाला यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारी बारी आती है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। अब देखो ये वैसे अगर साथ में आता है तो आपको शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा, और अलग से आता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका ये सूटेबल है, हो जाएगा। देखो आपको कम ही कुछ नहीं पढ़ने वाली इस बार। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, अब देखो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा वर्ड इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मेरा सिंपली आपसे क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। अब मेरा क्वेश्चन है कि भाई इसमें कौन क्या है। अब देखो आप लोग इसको वीडियो में देख रहे हो, तो ना आप इसको टच करोगे ना कुछ, आप देखकर बता दोगे कि ये हमारा मार्कर है, ये आपकी पेंसिल है, ये आपकी पेन है, और ये आपका शार्पनर है, ये आपका एक पेज है। तो आपने क्या किया कि एक्चुअल में आपने सिर्फ इसको देखकर, इसके शेप को देख के, इसके साइज को देख के आपने पता लगा लिया कि ये हमारा क्या कैसे है। इसी तरह यहाँ पे क्या है कि जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारी बैक्टीरिया की है वो क्या होती है कि हम क्या करेंगे, यहाँ बैक्टीरिया को देखेंगे कि वो इस शेप का है, इस शेप का है, और इसको देखकर हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं कि कौन सा बैक्टीरिया कैसे है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, अब मॉर्फोलॉजी में उसका एक शेप आ गया, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, उसको देखकर आप पता लगाते हो। तो इनको देखकर हम यहाँ पर दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरिया को। तो पहले हमारी आती है ट्रू बैक्टीरिया, सेकंड आती है फॉल्स बैक्टीरिया। अब ट्रू का मतलब क्या होता है कि इसमें बेसिकली जो बैक्टीरिया है ना वो अपने एक्चुअल शेप में होते हैं। यानी कि बैक्टीरिया हमारे एक तो कोकाई फॉर्म में आते हैं, एक हमारे आते हैं वैक्यूलस में। इनको आगे आप समझ लोगे। तो एक तो इन दो फॉर्म में होते हैं, तो ये हमारे नेचुरल यानी कि बैक्टीरिया हमारे इसी तरह के होते हैं, तो इनको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। देन हमारे फॉल्स बैक्टीरिया एक्चुअल में क्या होते हैं कि ये सूडो होते हैं। अब सूडो का मतलब क्या होता है, नकली। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में ये होते तो बैक्टीरिया हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन ये देखने में बैक्टीरिया जैसे नहीं होते। अब इसके एग्जाम्पल जैसे हमारे एक्टिनोमाइसीट्स हो गए। अब फिर हमारा आता है स्पाइरल। तो स्पाइरल के अंदर हमारे स्पायरोकैट्स आते हैं, विब्रियो आते हैं, स्पायरेला आता है, फिर हमारे यहाँ पे रिकेट्सिया आते हैं। तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं जो एक्चुअल में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन देखने में हमारे बैक्टीरिया जैसे नहीं लगते हैं। तो वैसे आप इसको इस तरह क्लासिफाई कर सकते हो कि अगर ये आपके लिए शॉर्ट में क्वेश्चन आता है ना, मान लो 5 नंबर में किसी के साथ है, आप सिंपल लिखना कि इट इज क्लासिफाई इनटू 3 कैटेगरी। पहली आपकी हो गई ये स्पेरिकल या फिर कोकाई, दूसरी आपकी हो जाएगी सिलिंड्रिकल रॉड या फिर बैक्यूलस, और तीसरी आपकी हो जाएगी स्पाइरल। तो 3 कैटेगरी लिख दोगे, आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। अब एक एक करके हमें इनके बारे में बात करनी है। तो ट्रू बैक्टीरिया मैंने आपको बता दिया कि ये रियल बैक्टीरिया होते हैं जो एक्चुअल में बैक्टीरिया है, और इनका शेप एंड साइज भी हमारा बैक्टीरिया जैसा ही होता है, यानी कि देखने में भी बैक्टीरिया ही होंगे। अब इसमें हमारे कोकाई आते हैं जो हमारे मेन थे। अब देखो कोकाई और कोकस ये दोनों अलग वर्ड नहीं है। अगर कहीं बात हो रही होगी सिंगल फॉर्म की, यानी कि मान लो एक हमारा ये है तो ये हमारा हो जाता है कोकस। अब मान लो यहाँ पे 2 या 3 हमारे हो गए बैक्टीरिया, तो इनको हम मल्टीपल में बोल देते हैं कोकाई। तो सिंपल इतना फर्क होता है। अब ये हमारे स्फेरिकल होते हैं। अब स्फेयर और सर्कल में आपको पता होगा कि सिंपल अगर ये हमने बना दिया तो सर्कल है। अब अगर ये हमारा एक ठोस है, यानी कि पूरा हमारा भरा होगा, अंदर से अंदर इसमें कुछ सामान भरा होगा,
तो ये हमारा स्फेरिकल हो जाता है। तो जैसे सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लो जैसे कोई कड़ा होता है हमारा जो हाथ में हम डालते हैं, तो वो हमारा सर्कल होता है। लेकिन वहीं जो हमारी बॉल होती है, सर मान लो गेंद होती है पूरी, तो वो हमारी स्फेरिकल होती है, क्योंकि वो पूरा हमारा इस तरह के 3D में हो जाता है। तो उसी तरह जो हमारे बैक्टीरिया है भाई, उनके अंदर भी तो बहुत कुछ है ना, तो वो हमारे स्फेरिकल शेप के होते हैं, या इसको हम ओवल शेप भी बोल देते हैं कई बार, क्योंकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट है कि गोल ही होगा, थोड़ा सा हमारा अंडाकार भी ये हो जाता है। तो इस तरह हमारे या तो स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का हमारे ये कोकस पाया जाता है। अब इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो 6 टाइप में हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, और आप इसी तरह लिखकर आ जाओगे ना, आपके लिए ये अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही रहेगा। तो अब देखो, आपको जो नाम है ना, उसी से सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर है मोनोकोकस, या इसको माइक्रोकोकस भी बोल देते हैं। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक, और माइक्रो का मतलब भी बहुत छोटा होता है। तो सिंपल है कि जब हमारा जो कोकस है वो अगर सिंगल फॉर्म में है, यानी कि देखो ये सिंगल फॉर्म में है, तो इसको हम यहाँ पे मोनोकोकस बोल देते हैं। अब कोकस क्यों लगाया? क्योंकि ये सिंगल फॉर्म में है, मतलब सिंगुलर है। फिर हमारा आता है डिप्लोकोकस। डिप्लो का मतलब होता है डाई, यहाँ पे वर्ड आ गया, तो इसका मतलब होता है दो। तो जब दो फॉर्म में हो, यानी कि जो कोकाई है वो हमारे जब पेयर में प्रेजेंट होगा तो हमारा इस तरह होगा, तो इसको हम यहाँ पे डिप्लोकोकाई बोल देंगे। फिर टेट्राड कोकाई क्या है कि अब यहाँ पे अगर ये 4 के ग्रुप में, यानी कि 1 2 3 4 दिख रहे हैं, ये हमारे टेट्राड कोकाई हो गए। फिर स्ट्रेप्टोकोकाई का मतलब क्या होता है? देखो स्ट्रेप्टो जो हमारा वर्ड है ना, इसका मतलब हमारा होता है चैन। तो अगर जो हमारे ये आपको दिख रहे होंगे जो कोकाई है, अगर ये हमारी चैन फॉर्म में इस तरह लंबे में है, तो इनको हम यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकाई बोल देते हैं। फिर हमारा आता है सार्किनोकोकाई या सार्किनोकोकाई। तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? या तो इसका मतलब होता है 8, यानी कि 8, या ये क्यू फॉर्म में होता है। अब क्यू का मतलब क्या है? अगर आप देखोगे, देखो ये हमारा इस तरह का होता है, और इसको पीछे इस तरह बनाते हो तो एक तरह से हमारा क्यू बन के तैयार हो जाता है। तो जब हमारे जो बैक्टीरिया है वो क्यू फॉर्म में अपने स्ट्रक्चर को इस तरह शो करते हैं, उसको हम यहाँ पे सार्किनोकोकाई बोल देते हैं। फिर हमारा आता है स्टेफिलोकोकाई। इसमें क्या है कि जो हमारे कोकाई है या जो मतलब बैक्टीरिया है, वो हमारे ग्रेप्स लाइक क्लस्टर में, यानी कि जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, इस तरह आपको दिख रहा होगा, उस फॉर्म में जब हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे स्टेफिलोकोकाई बोल देते हैं। तो हमारा सेकंड टाइप यहाँ पे आता है वैकिलाई, या इसको सिंगल फॉर्म में बैकिलस बोलते हैं। अब देखो, इनको हम रॉड शेप या सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अब आप लोगों ने रॉड देखी होगी। अब रॉड क्या होता है? जैसे हम लोग जो घर में लगी होती हैं CFL, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट होती हैं, तो इस तरह की हमारी होती हैं। तो ये रॉड शेप हो गया। और अगर सिलिंड्रिकल शेप देखा जाए, तो जैसे ये सिलेंडर हमारे होता है पूरा का पूरा, तो ये हमारा सिलेंडर होता है। तो ये भी एक तरह से क्या, अगर शेप देखा जाए तो इस तरह का हमारा होता है, और इसको लिटा दो तो ये रॉड शेप हो गया। तो इसीलिए जो हमारे वैकिलाई या फिर बैकिलस होते हैं, वो हमारे सिलेंड्रिकल शेप या फिर हमारे रॉड शेप के होते हैं। तो वही सिंपल आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारे वो बैक्टीरिया होंगे जो हमारे सिलेंड्रिकल या फिर रॉड शेप के होते हैं। और सिंपल यही डिफाइन आपको करना है, क्योंकि हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं इनकी मॉर्फोलॉजी, यानी कि शेप के बेस पे। तो वही लिखना है कि ये रॉड या फिर सिलेंड्रिकल शेप के हमारे होंगे। अब ये भी हमारे फर्दर देखो, जो आपने उसमें पढ़े थे ना कोकाई के बारे में, सेम है, बस उसको यहाँ पे कोकाई को रिप्लेस कर दो बैकिलस की मदद से। यानी कि सिंपली जैसे हमारे यहाँ कोकाई था, सेम यहीं पे आपको क्या है, वैकिलाई लिख देना है। तो पहला हमारा आता है मोनोवैकिलस। इसका मतलब क्या है कि जो वैकिलाई हमारा सिंगल फॉर्म में होगा। फिर आता है डिप्लोबैकस। वैकिलाई हमारे पेयर में होंगे, या तो इस तरह होंगे या फिर इस तरह होंगे। फिर टेट्रस वैकिलाइस हमारे 4 की फॉर्म में होंगे, या तो इस तरह लगातार लग गए, इस तरह लग गए, या फिर इस तरह लग गए 4 की फॉर्म में। फिर हमारे स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टो हमारा मतलब चैन से होता है, या इस तरह लंबी चैन की फॉर्म में होगा, या फिर ऐसे नीचे लाइन लाइन से इस तरह नीचे उतारते चले जाओ, तो इस तरह से हमारे चैन की फॉर्म में होंगे। या फिर हमारे आते हैं सार्किनोवैकिलाई, या तो 8, यानी कि 8 का ग्रुप होगा, या फिर क्यू फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हमने एक क्यू बना दिया, तो इस तरह हमारी ये क्यू फॉर्म में हो गया। फिर स्टेफिलोकोकस मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा अंगूर का गुच्छा होता है ना, उस फॉर्म में हमारे ये प्रेजेंट होंगे, सिंपल हो गया। फिर कोकोबैकिलाई एक हमारी नई क्लास है जो इसमें जोड़ी है। इसमें क्या है कि जानते हो, वो पूरी तरह से वैकिलस होगा, नहीं पूरी तरह से कोकाई होगा। उन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट करेगा वो कोकोबैकिलाई में आ जाता है। तो इस तरह देखा जाए कोकस बहुत ही ईजी है, सिंपल मतलब सिंगुलर, डबल, 4 चैन हो गया, ये हमारा क्यू फॉर्म में हो गया, ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में हो गया। नाम मोनो, डिप्लो, टेट्रा, स्ट्रेप्टो, सार्किनाई और स्टेफिलोकोकस हो गया। सेम हमारे यहाँ पे हो गए मोनो, डिप्लो, टेट्रा, बैकिलाई, स्ट्रेप्टो, सार्किनाई और स्टेफिलोकोकाई। ये आगे बस हमने बैकिलाई जोड़ दिया है। तो हमने यहाँ पे जो अपने ट्रू बैक्टीरिया को अच्छे से समझ लिया। अब बारी आती है हमारी फाल्स बैक्टीरिया के बारे में। तो देखो, फाल्स हमारे ना ये सूडो बैक्टीरिया होते हैं। सूडो का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में नकली, इसका मतलब होता है नकली, यानी कि ये क्या होता है कि बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इनका जो शेप है वो हमारे बैक्टीरिया से अलग होते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनका दो ही तरह का शेप हमने मेनली देखा है कि हमारे या तो वो हमारे इस तरह के होंगे, रॉड शेप के होंगे, या फिर हमारे वो सर्कुलर होंगे यानी कि ओवल शेप के होंगे, लेकिन इनका शेप हमारा अलग होता है। अभी आप देखोगे तो ये बेसिकली हमारे सब डिवाइड हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्पाइरल के बारे में। अब स्पाइरल क्या होता है? अब ये नोटबुक आपको दिख रही होगी, अब ये जो हमारा है ना ये स्पाइरल है। तो स्पाइरल सिंपली अगर देखा जाए तो स्पाइरल कोई भी चीज़ है जिसमें मतलब इस तरह के रिंग सी इस तरह बनी होती है, तो ये हमारे स्पाइरल हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या है कि जो बैक्टीरिया हमारे स्पाइरल शेप का होगा यानी कि उसमें कोई ना कोई ट्विस्ट होगा। अब जैसे मान लो ये हमारे जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, अब बीच में एक इस तरह का ट्विस्ट आ गया, तो यही तो हमारा स्पाइरल हो गया। यानी कि यहाँ पे ये ट्विस्ट है इस तरह। अगर आपको मैं पूरी बड़ी नोट में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ट्विस्ट दिख रहा होगा। तो ये क्या होते हैं कि ट्विस्ट हमारे होते हैं, इसको हम स्पाइरल बोलते हैं। अब ये फर्दर 3 पार्ट्स में हमारे डिवाइड हैं। पहले हमारे होते हैं स्पायरोकैट्स, इसमें क्या है कि ये लॉन्गर होते हैं, स्लेंडर होते हैं और नॉन ब्रांच होते हैं, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है और स्पाइरल शेप के हैं। यानी कि अब ये मैंने आपको ये बना दिया है, लेकिन इनमें क्या है गांठ होगी, यानी कि इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ये हमारे होंगे। अब 3D डायग्राम यहाँ नहीं है तो इस तरह के हमारे देखने में लगते हैं। अब इसमें ना डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, एक ये रही ये रही, तो इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव भी हमारे होते हैं। अब ये जो हमारा सेकंड टाइम है ना स्पिरली, इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे स्प्रिंग या फिर हेलिकल शेप के होते हैं। हेलिकल क्या है कि इस तरह आप देख रहे हो कि ये स्प्रिंग जैसे हमारी स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे खींच जाती, तो इस तरह का हमारा शेप होता है। कॉइल शेप क्या हो गया? कॉइल मतलब बेसिकली इस तरह करते करते हमारी कॉइल शेप का हो जाता है। फिर हमारा आता है विब्रियो, तो इसमें बेसिकली जो हमारा बैक्टीरिया है वो कोमा शेप का होता है। जैसे हम लोग कॉमा लगाते हैं ना, इस तरह का कॉमा लगाते हैं, उसी तरह मान लो ये हमारा है तो इस शेप का हमारा बैक्टीरिया देखने को मिल जाता है। फिर हमारे यहाँ पे आता है एक्टिनोमाइसीट्स, तो एक्टिनो का मतलब होता है रे और माइकस का मतलब होता है फंगस। यानी कि सिंपली देखा गया कि हमारा एक रिगिड ऑर्गेनिज्म है जो ट्रू बैक्टीरिया जैसा, मतलब कि ये एक्चुअल में बैक्टीरिया तो है, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया जैसे ही बैक्टीरिया है, लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है कि ये एकदम फंजाई जैसा देखने में लगता है। अब कैसे लगता है? तो इसके अंदर ब्रांचिंग भी होती हैं और इसमें फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा स्टार शेप का आपको दिख रहा होगा, तो ये फिलामेंट्स निकले हुए हैं, ब्रांचिंग भी है। लेकिन ये जो हमारे फंजाई होते हैं ना, उनके स्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में है तो बैक्टीरिया, तो इसीलिए इसको बोला गया है एक्टिन माइकस। यानी कि एक तरह से क्या है कि ये फंगस की तरह एक्ट करता है, हमारे जैसे फंगस हो ना उसकी तरह एक्ट करता है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा फंगस नहीं है, ये हमारा क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। इसीलिए इसका नाम एक्टिनोमाइसीट्स पाला गया, ठीक है। और आपको याद होगा जो माइकोलॉजी हमारा वर्ड है वो हमारा फंगस फंजाई की स्टडी के लिए होता है, तो माइकस वर्ड का मतलब ही हमारा फंगस होता है। देन हमारा इसमें आखिरी आता है रिकेटेसिया, तो इसमें भी बेसिकली हमारे इसमें कोई ब्रांच वगैरह नहीं है इसमें, लेकिन छोटे छोटे फिलामेंट से पाए जाते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा ये नॉन वो होते हैं। अब बैक्टीरिया हमारा इस तरह का तो होता नहीं है, बैक्टीरिया हमारे अलग शेप के होते हैं, तो इसीलिए इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। बाकी और भी हमारे 1-2 होते हैं, पर इतना आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि भाई इतना बड़े में ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर ये 7-5 नंबर में आता है तब भी ये आपके लिए बहुत है, आप यहाँ बना बना के इसको लिख के आ सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट। तो अब हमने देखा जाए तो हमने एक बड़ा टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, गिव द अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। डायग्राम भी हमने बैक्टीरिया का अच्छे से देख लिया, सारा कुछ हो गया। अब हमारी बारी आती है बैक्टीरियल ग्रोथ का, इन सब के बारे में। और इस सबसे पहले अगर हम सिलेबस वाइज देखेंगे तो पहले हमारी बारी आएगी कल्चर मीडिया के बारे में, जो यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चर मीडिया के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक कल्चर मीडिया के बारे में। अब देखो कल्चर मीडिया का यहाँ पे हमें जानना है कि क्या होता है, इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है वो हमको समझनी पड़ेगी, और बाद में हम बात करेंगे रॉ मटेरियल यूज्ड इन कल्चर मीडिया, यानी कि कल्चर मीडिया को बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल समझो। जैसे मान लो हम ह्यूमन बीइंग है भाई, इंसान वगैरह सारे लोग हैं, हमको जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। ये आपके पुराने ज़माने की मूवी थी, वो भी देखी होगी, रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमको भाई खाने पीने के लिए रोटी चाहिए, हमको भाई पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और रहने के लिए हमको क्या है? मकान की रिक्वायरमेंट होती है। और जब ये होते हैं तब जाके, क्योंकि भाई इनकी रिक्वायरमेंट के साथ ही हम लोग क्या है? बड़े होते हैं, यानी कि अपने आप को ग्रोथ करते हैं। छोटे से बड़े होते हैं, अगर हमको खाना पीना नहीं मिलेगा तो हम लोग बड़े नहीं हो पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सेम फंडा हमारा यहाँ पे होता है बैक्टीरिया के लिए, यानी कि बैक्टीरिया हो गए या फिर कोई और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, फंजाई जो भी होते हैं ना, इनको भी अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को जिंदा रहने के लिए, इनको भी क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत पड़ती है। और अब देखो, अब क्या हो रहा था कि हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर इनको जिंदा रख रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है भाई क्यों? आखिर भाई बैक्टीरिया तो नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो हम क्यों बैक्टीरिया को जिंदा रख रहे हैं, क्यों बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं? अब जैसे सिंपल देखा जाए तो मान लो कोरोना आया था। अब ये एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि आप इस सबसे गुजरे हुए हो। तो कोरोना वायरस जो था ना, वो क्या कर रहा था? लोगों को बीमार कर रहा था। अब लोगों को अगर इसके बारे में स्टडी करनी है कि कोरोना कैसे अफेक्ट करता है, कोरोना को हम कैसे हरा सकते हैं, तो ये जरूरी है कि हमारे पास एज अ सैंपल के रूप में कोरोना होना चाहिए। तो जब कोरोना वायरस हमारे पास होगा, देन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी पर्सन है वो इस कोरोना के ऊपर स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे कि कोरोना कैसे मर रहा है, कैसे जी रहा है, कोरोना क्या क्या और नुकसान पहुंचा रहा है।
सेम फंडा है कि अगर हमें किसी भी बीमारी के बारे में पता लगाना है जो माइक्रोब्स की वजह से होती है, तो हमें उन माइक्रोब्स के बारे में पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स कैसे हैं, क्या है, क्या काम करते हैं, कितना क्या है उनका क्राइटेरिया, क्या प्रॉपर्टीज है, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने माइक्रोब्स को जिंदा रखते हैं, माइक्रोब्स को ग्रोथ करवाते हैं। और माइक्रोब्स को ग्रोथ नहीं करने के लिए क्या चाहिए, जो हमको चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। तो हम लोगों ने क्या किया कि इन तीनों को, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों को मिला के हमने एक कल्चर मीडिया बना दिया। अब कल्चर मीडिया क्या होगा एक्चुअल में, कि ये हमारे किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर माइक्रोब्स के लिए एक घर की तरह काम करेगा, जिस घर के अंदर उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान सारा कुछ मिल जाएगा। तो अब इसके लिए करते क्या है, तो जैसे सिंपली हम क्या करेंगे, पेट्री प्लेट्स होती हैं इस तरह की, आप लोगों ने लैब वगैरह में देखी होंगी। तो इन पेट्री प्लेट्स में हम क्या करेंगे कि जो हमारा कल्चर मीडिया था उसको यहाँ पे प्रिपेयर कर देंगे। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो अभी आपको मैं बता दूंगा। तो जैसे ये पूरा प्रिपेयर कर दिया, अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें जो भी हमारा बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा उसको यहाँ डाल देंगे। अब बैक्टीरिया, वायरस क्या करेगा कि वो इसका जो भी कल्चर मीडिया में जो इनके लिए रिक्वायरमेंट है, उनका खाना पीना है, उन सबको यूज़ कर करके ये अपने आप को ग्रोथ कराते हैं, यानी कि 2 से 4, 6, 8 कर करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। और इस तरह यहाँ पे हमें ढेर सारे बैक्टीरिया दिखना शुरू हो जाते हैं। यानी कि मानो कि स्टार्टिंग में हमारे ऐसे 1 या 2-3 बैक्टीरिया होंगे, जब हमने इसको इस कल्चर मीडिया में डाला जिसमें सारा कुछ था, तो वो ग्रोथ कर करके अपने अमाउंट, अपनी संख्याओं को, नंबर्स को यहाँ पे बढ़ाते जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। अब एक टर्म और समझ लो यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि ये हमारी पेट्री प्लेट्स थी, सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारी पेट्री प्लेट्स थी और ये जो हमारे बैक्टीरिया आपको दिख रहे होंगे, ये दिख रहे होंगे। तो जब मान लो ये हमारे दिख रहे हैं, तो जो बैक्टीरिया का एक ग्रुप हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा होगा इसको हम यहाँ पे कॉलोनी बोल देते हैं। कॉलोनी, जैसे हम लोग की अभी इंसानों की भी कॉलोनी बनी है कि वो उस कॉलोनी में रहता है, वो उसमें रहता है। मतलब एक कॉलोनी के अंदर लगभग हमारे 60 से 70 बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से एक पूरी फैमिली टाइप हो जाती है। तो जब हमें एक ही झुंड में इस तरह से बैक्टीरिया दिखने लगते हैं तो ये कॉलोनी हो जाती है। अब अगर हमें बैक्टीरिया को देखना भी होता है काउंट, क्योंकि भाई कैसे पता लगाएंगे, तो इस तरह बैक्टीरिया जब होते हैं तो हम कॉलोनीज को काउंट करते हैं कि मान लो इस पेट्री प्लेट में हमारी 5 से 10 कॉलोनी है, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर लगभग हमारे क्या है, अगर 5 हैं तो लगभग बोल देंगे कि 500-600 के करीब हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो इस तरह हमारा सारा फंडा होता है यहाँ पे कि ये हमारा कल्चर मीडिया सारा कुछ होता है, माइक्रोब्स के अंदर ग्रो करते हैं, देन माइक्रोब्स को ग्रो करके हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, सारा कुछ पता लगाते हैं। तो अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो सिंपल लिखेंगे कि कल्चर मीडिया इज अ स्पेशली डिजाइन मीडियम, यानी कि एक पूरा मीडियम होता है, मीडिया होता है जो स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स, जो सब किसी भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स को ग्रो और डेवलप कराने के लिए जरूरी होता है। अब ये सिंपली क्या है कि ये इसेंशियल होता है ग्रोथ करने के लिए किसी भी माइक्रोब्स की, जिससे हम उस माइक्रोब की स्टडी कर सकें। कोई भी जो हमारी रिसर्च वगैरह होनी है या कोई बीमारी को डायग्नोस करना है, या इंडस्ट्री में जैसे मान लो माइक्रोब से एंटीबायोटिक वगैरह बनते हैं, आप लोग ये पता होगा कि जो एंटीबायोटिक वो हमारे माइक्रोब्स की मदद से बनते हैं। तो इन सबको बनाने के लिए, स्टडी करने के लिए, ग्रो कराने के लिए हमें इस कल्चर मीडिया की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आपको एग्जाम में लिख के आना, ये डेफिनेशन लिख देना, इस तरह का एक एग्जाम्पल बना के आ जाना कि मान लो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे बैक्टीरिया हो गए, ये हो गए, ये हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये पूरा कल्चर मीडिया हो गया, इसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। और एग्जाम्पल में लिख देना कि हमें इनकी स्टडी वगैरह करनी होती है, इसलिए हम इनको ग्रोथ करवाते हैं। अब जैसे किसी भी माइक्रोब्स की प्रॉपर्टीज़ को पहचानना है हमें कि वो वही हमारी बॉडी में क्या हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है। कोई एंटीबायोटिक अगर हम लेते हैं तो वो इस माइक्रोब्स को मार पा रही है या नहीं मार पा रही है, उसके इफेक्ट को चेक करने के लिए हमें इस पूरे कल्चर मीडिया और बैक्टीरिया की ग्रोथ की जरूरत पड़ती है। अब ये बेसिकली हमारे सिंपली 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होता है फिजिकल स्टेट या फिर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, सेकंड हमारा होता है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, एंड थर्ड होता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अब इस पे 3 कैटेगरी में, इसमें 2 कैटेगरी में, इसमें 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में, या इसको हम जो है बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी बोलते हैं। अब कंसिस्टेंसी आपने वर्ड सुना होगा। अब जैसे मान लो ये हमारा कोई लिक्विड है, तो हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह करके देखते हैं भाई इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, यानी कि ये कितना सॉलिड है, कितना लिक्विड है, कितना सेमी सॉलिड है, यानी कि कितना ठोस है। यानी कि ये अगर बोलूं तो ये भाई बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है, ये सॉलिड है लेकिन बहुत पतला है साइज में। तो इस तरह हम यहाँ पता लगाते हैं। तो सेम यहाँ पे क्या है कि इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम अपने जो भी कल्चर मीडिया होगा, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक हमारा न्यूट्रिएंट होता है अगार, या इसको एक सब्सटेंस बोल सकते हैं अगार। अब अगार का मेनली काम क्या होता है, अगार हमारा होता है सॉलिडिफाइंग एजेंट। अब इसका मतलब अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, मान लो कि मैंने एक गिलास यहाँ पे पानी के करीब लिया, ठीक है, सिंपल मैंने पानी लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँ कि मैं अगर अगार को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो अगर अगार ऐड हो जाएगा ना, उस सॉलिडिफाइंग एजेंट है, यानी कि वो क्या करेगा, धीरे धीरे इस पूरे को सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये जो गिलास के अंदर एक तरह से पानी या लिक्विड सब्सटेंस था, वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि हम अगार को कितनी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो हमारा एकदम सॉलिड हो जाएगा, कम में लेते हैं तो सेमी सॉलिड की तरह हो
जाएगा, और बिल्कुल ही नहीं लेते हैं तो वो हमारा लिक्विड रहेगा। इन्हीं के बेस पर हम इनको इसका 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा आता है सॉलिड मीडिया, यानी कि इसमें क्या करते हैं कि जो हम अपना ये कल्चर मीडिया बनाने वाले हैं, इस कल्चर मीडिया में न्यूट्रिशन ये सारा कुछ डालेंगे, और इसके साथ में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगार भी डालते हैं। तो अगर हम अगार को अपना 1.5 से 2% के बीच डालते हैं तो वो हमारा सॉलिड मीडिया हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट हो गया और हमारा जो पूरा का पूरा ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सॉलिड मीडिया हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल हमारा न्यूट्रिएंट अगार हो गया, जो नॉर्मली यही हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि सॉलिड थोड़े ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सेकंड हमारा आता है लिक्विड मीडिया। इसमें क्या होता है कि अगार हमारा अब्सेंस होता है, जो मैंने आपको बताया कि अगर हम अगार नहीं डालेंगे तो पूरा लिक्विड, क्योंकि ये सॉलिड होगा ही नहीं। तो अगर हमें लिक्विड मीडिया बनाना है तो इसमें हम अगार को अब्सेंस कर देते हैं, ऐसे हमारा फ्लूइड थायोग्लाइसोलेट ब्रोथ हो गया। फिर थर्ड हमारा आता है सेमी सॉलिड मीडिया। इसमें जो अगार है उसको हम देखो 1.5 से 2 चाहिए था, हम इसको 0.5% से भी कम डालते हैं, यानी कि 0.5% से भी कम डालते हैं, तो ये हमारा सेमी सॉलिड हो जाएगा। यानी कि सॉलिड बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा, तो एक तरह से ग्रेवी टाइप हो जाएगा जो सेमी सॉलिड हो जाएगी, जैसे हमारे ऑइंटमेंट क्रीम होते हैं ना, तो इस सब की तरह हमारा बन जाएगा। इसको भी हम न्यूट्रिएंट ब्रोथ नाम से जानते हैं। अब हम बात करें इसके कंपोजिशन के बेस पे। देखो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो हमारा एक सॉल्यूशन बना मान लो, तो उसमें कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। अब जैसे मान लो कि ये मैंने एक पूरा का पूरा कुछ भी वाटर या कोई ड्रिंक बना रहा हूँ, अगर मुझे पता है कि इसमें 5 ml पानी है और 2 ml सोडा है और 3 ml हमारा एल्कोहल है, तो हमें पता है कि क्वांटिटी कितनी है। वहीं क्या किया, किसी ने बिल्कुल ही बिना पता यहाँ पानी डाला और ऐसे ही उसमें दारू मिला दी बिना कोई जान पहचान किए, तो वो हमको नहीं पता होता। उसी तरह यहाँ पे हम कंपोजिशन के बेस पे अपने कल्चर मीडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होता है सिंथेटिक मीडिया। तो सिंथेटिक मीडिया में एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर हमें जो है सिंथेटिक मीडिया में उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पता होती है एक्चुअल में, यानी कि हमने जो भी हमारा सिंथेटिक मीडिया है वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, हाईली प्योर होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें कंपोजिशन पता होता है कि हम कोई भी जो सब्सटेंस बना, कोई भी जो हम कल्चर मीडिया बना रहे हैं, उसमें जो हम मतलब मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं वो क्या क्या कितना यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हमारा पेप्टोन वाटर हो गया, तो इस पेप्टोन वाटर में हमने 1% पेप्टोन डाला है और 0.5% NaCl डाला है पानी में मिला के। तो हमें पता है कि इस तरह हमने एक पेप्टोन वाटर बनाया है जो एज अ हमारा कल्चर मीडिया की तरह काम करता है, यानी कि उसमें भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंथेटिक मीडिया हो गया कि हमको पता है कैसे क्या होने वाला है। सेकंड हमारा आता है नॉन सिंथेटिक मीडिया। ये एक्चुअल में इम्प्योर मीडिया होता है, जिसमें हमको पता नहीं होता कि किसी भी जो हमारा कल्चर मीडिया बना है उसमें जो इंग्रेडिएंट हमारे लगे हैं वो कितने क्वांटिटी में, तो हमको यहाँ पता नहीं होता है। एग्जाम्पल हमारा ईस्ट एक्सट्रैक्ट ब्रोथ हो गया हमारा। तो जैसे सिंपल देखा जाए, अभी जो अपने लोग के लेक्चर चल रहे हैं ना, अभी पता नहीं कब कितने कहाँ कैसे आ जाए, तो अपने लेक्चर अभी नॉन सिंथेटिक चल रहे हैं। देन हमारी थर्ड कैटेगरी आती है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया है या जो हमारा कल्चर मीडिया है वो किस पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, उसी पे बेस पे हम यहाँ पे 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। और भी आती है लेकिन हमने यहाँ 5 कैटेगरी ली है। पहला हमारा आता है वेजल मीडिया। तो वेजल एक्चुअल में एक बेसिक मीडिया होता है जिसके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा जो माइक्रोवेल ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया। अब जैसे मान लो मैंने एक कल्चर मीडिया बनाया सिंपल, मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक कल्चर मीडिया बनाया, तो इसके अंदर मैंने जरूरी चीज़ें सारी की सारी डाल दी जो जरूरी होती हैं। जैसे मैंने ग्लूकोज डाल दिया, अमीनो एसिड डाल दिया, थोड़े बहुत साल्ट डाल दिए, पानी डाल दिया, तो मैंने बना दिया। अब ये कल्चर मतलब जनरल है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल करेंगे वो इसमें आके अपने आप को ग्रो कर सकता है। तो ये हमारा होता है वेजल मीडिया, यानी कि एक जनरल है जो हमने यहाँ इस्तेमाल कर दिया। देन सेकंड हमारा आता है एनरिच्ड मीडिया। अब एनरिच का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो आप लोग घर पर हो, अब कोई मेहमान आए आपने, तो आपने क्या किया, जो एक कमरा खाली था वहाँ पे आपने उसको सुला दिया या फिर छत पे गद्दे डाल के सुला दिया। अब कोई आता है मेहमान, वो बोलता है भाई स्पेशल है, वो बोलेगा नहीं भाई मुझे तो एसी वाला कमरा चाहिए, नहीं भाई मेरे लिए तो अलग से, मैं तो अंदर ही सोऊंगा, मुझे तो बेड ही चाहिए सोने के लिए। तो वो थोड़े से अलग आते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या है कि एनरिच मीडिया उन लोगों के लिए बनाया जाता है, उन बैक्टीरिया के लिए बनाया जाता है जो थोड़े स्पेशल होते हैं और उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस वाले जो कल्चर मीडिया है इसमें थोड़ा बहुत हम ब्लड ऐड कर देते हैं, थोड़ा बहुत सीरम ऐड कर देते हैं, तो ये थोड़े से रिच, यानी कि जैसे हम लोग के लिए मिठाइयाँ होती हैं, ये हमारे थोड़े, आपकी कौन सी फेमस है चलो बताओ कमेंट में। तो हम लोग के जैसे स्पेशल मिठाइयाँ वगैरह होती है ना, उसी तरह हम यहाँ इन बैक्टीरिया वगैरह या माइक्रोब्स के लिए यहाँ पे स्पेशल कुछ अलग न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, जैसे हमारे यहाँ पे ब्लड हो गया, सीरम हो गया या ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, इन सबको हम इस वेजल मीडिया में ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाता है एनरिच मीडिया, और ये हमारे को स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया वगैरह के लिए होता है। अब इसका एग्जाम्पल जो कल्चर मीडिया का वो हमारा होता है ब्लड अगार, तो इसमें हम बेसिकली ब्लड को ऐड कर देते हैं नॉर्मल न्यूट्रिएंट मीडिया में, तो वो स्पेशल हो जाता है हमारा, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे आते हैं सिलेक्टिव मीडिया। तो सिलेक्टिव में हम क्या करते हैं सिंपली
कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये हमारा एक वेदर मीडिया था और इसमें कोई भी हम बैक्टीरिया डाल देते हैं वो ग्रो कर जाता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि मान लो ये हमारा एक बैक्टीरिया ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। तो हम चाहते हैं कि ये जो कल्चर मीडिया है ये इस तरह बनाया जाए कि इसमें सिर्फ बी टाइप के जो बैक्टीरिया होंगे वो ग्रो करें। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इस तरह के स्पेशल न्यूट्रिएंट को ऐड करेंगे जो सिर्फ इस बी वाले बैक्टीरिया को ही ग्रो करेंगे, बाकी सबको किल कर देंगे। तो इस वाले को हम बोलते हैं सिलेक्टिव मीडिया, यानी कि ये हमारा वो डिजाइन स्पेशल मीडिया है जो केवल किसी एक तरह के बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हमारे होते हैं। जैसे एग्जांपल इसका थेयर मार्टिन अगर हो गया। अब इसका एक इस तरह भी समझ सकते हो कि मान लो हमने क्या किया, हमारे 4 बैक्टीरिया थे, हमें पता है कौन कौन से हैं, हमने क्या किया एंटीबायोटिक का यूज किया और ऐसी यूज की जो इसको इसको और इसको मार देंगी, सिर्फ इसको जिंदा रखेंगी। तो हम ऐसा एंटीबायोटिक भी इसमें ऐड कर देंगे तो बाकी सब मर जाएंगे, ये केवल हमारा ग्रो करता रहेगा। तो इस तरह हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देन हमारे यहाँ पे आता है डिफरेंशियल मीडिया। तो बेसिकली क्या है कि इसको हम यूज करते हैं किसी भी जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए या उनको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो सेम एग्जांपल मान लो कि ये हमारा पूरा था। अब हमने क्या किया, मान लो 4 हमारे पास थे तो हमने यहाँ पे डाइस का यूज किया जो कलर होते हैं, और 4 डिफरेंट तरह के हमने कलर यूज किए। इसके लिए ब्लू, इसके लिए ग्रीन, इसके लिए ऑरेंज, इसके लिए येलो हमने यूज किए। और जब हम यहाँ पे इनको डाल देंगे जो स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होंगे ना वो उसी कलर के मतलब जो इनके सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को खाएंगे। और इससे क्या हो जाएगा कि चारों की, मान लो ये हमारा अगर बना ये पूरा मीडिया, तो 4 जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर इस तरह के बन के आ जाएंगे। तो हम पहचान लेंगे कि भाई ये इस टाइप के बैक्टीरिया हैं, ये इसके हैं, ये इसके हैं, ये इसके हैं। तो इस तरह आप इनको पता लगा सकते हो। ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं जाना है क्योंकि इतना ही आपके लिए मोर देन इनफ है। देन हमारा लास्ट यहाँ पे आता है डिफाइंड मीडिया। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा वो मीडिया होता है जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं तो हमें उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एकदम एक्यूरेट पता होता है, यानी कि कैसे क्या करना है, कितना करना है। और ये रिसर्च पर्पज के लिए मेनली किया जाता है। यानी कि जो आप यहाँ पे बेसिकली कंपोजिशन के बेस पे सिंथेटिक वाला पढ़ रहे थे ना जिसमें हमको सारा कुछ पता होता है, उसी तरह के हमारे थोड़े से डिफाइंड मीडिया होते हैं। यानी कि यहाँ भी अगर हमें कोई स्पेशल टाइप की रिसर्च करनी है किसी बैक्टीरिया के ऊपर तो हम यहाँ पे एक फिक्स नंबर का एक कल्चर मीडिया बनाएंगे जिसमें हमको पता है कि कौन कितने नंबर में है और किसको कितनी रिक्वायरमेंट है। यानी कि इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए इतना अमाउंट चाहिए तो हम उतना ही यहाँ पे ऐड करके उसको तैयार करते हैं। तो ये थे हमारे सारे यहाँ पे कल्चर मीडिया हो गए सबके बारे में। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं रॉ मटेरियल यूज फॉर कल्चर मीडिया, यानी कि कल्चर मीडिया को बनाने के लिए हमें किन किन मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ये जो हमने बनाया है इसमें क्या क्या हमने यूज़ किया। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मेनली हमने यहाँ पे 6 रखे हुए हैं और 5 हमारे मेन है। पहले नंबर पर हमारा आता है वाटर, फिर आता है पेप्टोन्स, फिर आता है अगार, फिर आता है मीट एक्सट्रैक्ट, फिर आता है ईस्ट और लास्ट में हमारा आता है अदर्स। अदर्स में कुछ हमारे आते हैं तो उनको मैं यहाँ पे आपके लिए बता दूंगा। तो पहले अगर हम सिंपली बात करें यहाँ पे अपने वाटर के बारे में, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है ना सिंपली, तो वो बैक्टीरिया में लगभग हमारा 70 से 80%, कहीं कहीं कोई बैक्टीरिया 80 से 90% हमारे पानी से मिलकर बने होते हैं। तो अगर पानी से ही बैक्टीरिया बना है तो बैक्टीरिया को पानी की रिक्वायरमेंट तो होगी ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हम अपना कल्चर मीडिया बनाते हैं इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे वाटर को ही ऐड करते हैं। तो वाटर हमारा सबसे जरूरी हो जाता है। देन हम यहाँ बात करते हैं और ये एज अ व्हीकल की तरह भी काम करेगा, यानी कि कोई और न्यूट्रिशन हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है और पानी के साथ साथ बाकी सारा भी आ जाता है। अब यहाँ पे एक जरूरी बात यह है कि पानी हमें जो यूज़ करना है वो डिस्टिल वाटर यूज़ करना है। वैसे तो बैक्टीरिया के लिए जो गंदा पानी है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए वाटर का यूज़ करते हैं डिस्टिल का क्योंकि यहाँ पे हम पेप्टोन को डालते हैं। अब जो पेप्टोन है वो भी एक स्पेशल होता है, आपको बता दूं कि एक तरह से ये मिक्सचर होता है डाइजेस्टिव प्रोटीन्स का। यानी कि सिंपली मान लो कि हमारे जो प्रोटीन्स होती हैं ना, तो उन प्रोटीन को जब डाइजेस्ट किया जाता है तब हमको जो है ये पेप्टोन्स मिलते हैं। अब इस पेप्टोन्स में क्या क्या होता है, जैसे मीट हो गया तो मीट का जब वो मतलब एक्सट्रैक्ट निकल के आ रहा है, हार्ट की मसल्स हो जाती हैं, फिब्रिन हो जाती हैं, सोया मिल्स हो जाती हैं। यानी कि ये स्पेशल टाइप के थोड़े हमारे प्रोटीन्स हैं, इनको जब डाइजेस्ट करते हैं तब हमारा ये मटेरियल पेप्टोन बनता है। और इससे क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया है उसके बॉडी में नाइट्रोजन की, विटामिन की और मिनरल्स की कमी पूरी हो जाती है। और इसके अलावा ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी कि पेप्टोन का सिंपल मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे पेप्टोन डाल दिया तो ये अपने आस पड़ोस के पानी को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा और ऐसे पूरा का पूरा फूल के बड़ा हो जाएगा। और इसके साथ में आपको पता है कि ये सारा कुछ प्रेजेंट ही है, तो ये बैक्टीरिया के लिए बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे जो पानी हम डिस्टिल क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि डिस्टिल वाटर अगर हम यूज नहीं करते, हम कोई टैप वाटर या वो यूज करते हैं तो वो इस पेप्टोन के अंदर जाके जो इसके अंदर के न्यूट्रिएंट है उनको डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या है कि डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं जिससे वो हमारे पेप्टोन को खराब ना करे और हमारा पेप्टोन वाटर दोनों मिलजुल के यहाँ पे काम कर सके। उसके बाद हमारा आता है अगार। तो आपको अगार तो पता ही था कि जो हमारा ये पूरा खाए इसको सॉलिडिफाई एजेंट करने के लिए हम यहाँ पे अगार का यूज करते हैं और सबसे ज्यादा मात्रा में हमारा अगार ही प्रेजेंट होता है जो बहुत जरूरी होता है यहाँ पे लिए। तो अगार हमारा एक तरह से सॉलिडिफाई मीडिया होता है जो कल्चर मीडिया में किसी भी उसको सॉलिड करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो अगार है वो हमारा रेड एल्गी से बनाया जाता है, ये समुद्र के अंदर से उधर मतलब आती है और उसी से बनाया जाता है। ये लॉन्ग चेन पॉलीसैकेराइड की होती है। अब ये कोई भी माइक्रोवेव एनवायरनमेंट मतलब स्टेबल बनाने के लिए किसी को ग्रोथ कराने में हेल्प करती है, जैसे हमारा न्यूट्रिएंट अगार हो गया या फिर ब्लड अगार हो गया। देन हमारा फोर्थ आता है मीट एक्सट्रैक्ट। तो मीट एक्सट्रैक्ट आपको नाम से समझ आ रहा होगा, जैसे कोई भी जो मीट वगैरह होते हैं ना, जो नॉन वेज वगैरह होता है उनसे निकाला जाता है, यानी कि उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट वगैरह हो गए
उनको निकाल कर ये मीट एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। अब इट्स अ मिक्सचर ऑफ जेलेटिन होता है, इसके अंदर प्रोटीज होता है, क्रेटिन होता है, प्यूरिन्स होते हैं, बाकी के ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ये सब मीट से निकाले जाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी होते हैं किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, और इसको फ्रेश लीन मीट से निकाला जाता है हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन करके, यानी कि पानी गर्म करके उसके द्वारा इसको हम बाहर निकालते हैं। देन हमारे यहाँ पे आता है ईस्ट एक्सट्रैक्ट। अब देखो जो मीट वाला था ना वो थोड़ा सा मतलब टफ और थोड़ा आप समझ रहे अजीब है, तो इसकी जगह पे अब के टाइम पे क्या है कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं। अब ईस्ट क्या होता है, तो ईस्ट भी हमारे एक सेल ही होते हैं, और इस ईस्ट के अंदर भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि ये भी हमारे बाकी प्रॉब्लम मतलब फुलफिल करेंगे। अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, और विटामिन वगैरह, मेनली तो हमारे विटामिन पाए जाते हैं। तो इसीलिए इन ये मतलब हम क्या करते हैं कि ईस्ट का यूज़ करते हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि जो मीट है ना उनको एक्सट्रैक्ट कर इनके सब्सटीट्यूट करके, यानी कि इनकी जगह जो है केवल ये ईस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एज अ सब्सटीट्यूट की तरह काम करते हैं, जिन्होंने क्या किया कि इसको सब्सटीट्यूट कर दिया मीट एक्सट्रैक्ट को। देन हमारे कुछ अदर्स में अगर हम बात करते हैं तो जैसे और भी कुछ सब्सटेंस है जो हम कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा ब्लड हो गया, ब्लड प्रोडक्ट हो गए, तो अगर किसी को फास्टिडियस माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि किसी को जल्दी ग्रोथ कराना है हमें, तो उस केस में हम उनको एनरिच्ड वाला कल्चर यानी कि ब्लड और ये सब डाल के देंगे। हमें डिफरेंशियल कराना है तो हम उसमें डाई का यूज़ करेंगे, जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ। हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, लिपिड्स का, फैट एंड ऑयल का। और कई केस में अगर हम मान लो कि हमें देखना है कि ये पूरे माइक्रोब्स हैं, हमें देखना है कि माइक्रोब कितनी जल्दी मर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एंटीबायोटिक का भी यूज़ करते हैं, एंटी माइक्रोबियल को यूज़ करेंगे जो इसको मारने का काम करते हैं। तो ये था हमारा पूरा कल्चर मीडिया के बारे में। आई होप आपको समझ लग गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरिया। अब देखो ये एक तरह से ना हमारा रॉ मटेरियल जो कल्चर मीडिया था ना उससे कनेक्टेड है, यानी कि सिंपली क्या हम इसको कनेक्ट करें, तो जैसे हमारा कल्चर मीडिया था तो इसके अंदर हम बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे, माइक्रोब्स को ग्रो कर रहे थे। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो हमारा कोई बैक्टीरिया है तो उसको जिंदा रहने के लिए, उसको अपने आप को ग्रोथ करने के लिए किन किन न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो टॉपिक है, ये हमारा छोटा सा कई केस में कनेक्ट करके आ जाता है, 2 नंबर में आए तब भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसको हमने 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले हमारे आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, देन हमारे आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, फिर हमारे आते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, और लास्ट में हम कुछ अदर्स के बारे में बात करेंगे। तो मैक्रो का मतलब होता है जो ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और जो मेजर है यानी कि सिंपली देखा गया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमारे किसी भी बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, और उनको लार्ज अमाउंट में भी चाहिए, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में भी चाहिए और उनके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। अब इसके अंदर हमारे आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वाटर था, ये मैंने आपको बताया कि एक मेजर न्यूट्रिएंट है, जहाँ की 80 से 90% हमारे बैक्टीरियल सेल वाटर से बने होते हैं। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जो बैक्टीरिया है उसकी सेलुलर ग्रोथ के लिए और उसकी प्रोसेस करने के लिए अंदर की। फिर हमारा आता है कार्बन, तो CO2 से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से ये कार्बन को सोर्स मतलब एज अ सोर्स लेते हैं हमारे बैक्टीरिया। अब इसमें शुगर, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक, ये सब चीज़ों का मतलब इसके अंदर से हमें मिल जाती हैं, और ये हमारी एनर्जी और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। फिर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपको पता है कि अमीनो एसिड अमोनिया से हमें मिल जाता है, और प्रोटीन बनाने के लिए यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हमें अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। फिर बात करें सल्फर की, तो जो हमारे प्रोटीन बनते हैं उसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उसमें जो लिंकेज होती है ना, एक अमीनो एसिड दूसरे से कनेक्ट होता है, वो हमारी सल्फर की वजह से कनेक्ट होते हैं। तो सल्फर हमारे एक तो प्रोटीन में हेल्प करता है बनाने में, इसके अलावा जो बहुत सारे हमारे कोएंजाइम है उनको भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। देन हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में, तो जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं यानी कि जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है, क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस करेंगे, और जो एनर्जी वगैरह बनती है, जैसे हम लोगों में क्या कर रहा था कि हम ग्लाइकोलिसिस कर रहे थे और हमें एनर्जी मिल रही थी ऑक्सीजन का यूज़ करके, हम ATP बना रहे थे। सेम यहाँ पे कि जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी और अपनी ताकत बनाने के लिए। देन हमारा पोटेशियम है, तो ये ऑस्मेटिक बैलेंस बनाने में हमारी हेल्प करता है, बैक्टीरिया की हेल्प करता है। तो ये हमारे मेजर मैक्रो थे, यानी कि जो हमें मेजर यानी कि लार्ज क्वांटिटी में हमें चाहिए। देन हम बात करें माइक्रो के बारे में, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चाहिए, लेकिन ये लेस अमाउंट में हमको चाहिए होते हैं। तो इसमें हमारे मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, अदर्स आ जाते हैं। मैग्नीशियम बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए, और जो सेल वॉल सिंथेसिस है हमारे बैक्टीरिया की उसकी सेल वॉल बनाने के लिए चाहिए। कैल्शियम बेसिकली जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसमें चाहिए और उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए। आयरन बेसिकली जो एंजाइम होंगे हमारे बैक्टीरिया के अंदर उनके फंक्शन करने के लिए और स्टेबिलिटी बनाने के लिए। बाकी हमारे जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर हो गए, तो इन सब की हमें रिक्वायरमेंट होती है लेकिन कम अमाउंट में। फिर हमारे कुछ ग्रोथ फैक्टर आते हैं, तो देखो नाम से समझ आ रहा है ग्रोथ फैक्टर, यानी कि ये वो न्यूट्रिशन है जो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए हमें जरूरी होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है प्यूरिन्स और पिरिमिडिन। अब प्यूरिन, पिरिमिडिन आपको अगर पता हो तो DNA और RNA बनाने में ये हमारी हेल्प करते हैं जो बैक्टीरिया है उसकी, और सेल डिवीजन करने में भी हेल्प करेंगे। कि बैक्टीरिया अगर अपने आप को ग्रोथ करना है तो आपको बताया कि किसको भी अगर ग्रो करना है उसको DNA RNA को रेप्लिकेट करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे नया बैक्टीरिया भी जिंदा रह सके। तो ये काम हमारे प्यूरिन और पिरिमिडिन करवाते हैं इस बैक्टीरिया के अंदर। देन विटामिन हो गए, तो उसमें थायमिन, बायोटिन, अदर विटामिन हो गए, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी है। फिर अमीनो एसिड हमारी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है।
बाकी कुछ और बात करें तो हमारे जैसे फैटी एसिड हो गए या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इन सब की हार्मोन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए। और कुछ अदर्स में बात करें तो जैसे फिजिकल होते हैं ये पैरामीटर, जैसे हमारा पीएच रेंज हो गया या फिर टेम्परेचर हो गए, तो इनकी भी जरूरत होती है कि हमें जो पीएच है वो एक फिक्स रखें हम। मतलब एक ऑप्टिमल पीएच है 6 से 7.5 तक, उसके बीच हमारा बैक्टीरिया अच्छा ग्रोथ करेगा। और जो टेम्परेचर है वो लगभग हमारा 25 से 37 के बीच है, जिसमें मोस्टली बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये शॉर्ट में ही आता है, आपको इतना ज़्यादा लेंदी में देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट, वो आता है एक्सप्लेन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो जो ग्रोथ कर्व है उसके ऊपर टॉपिक और लॉन्ग में आता है, इसके 4 फेस होते हैं, वो आता है। और इसके साथ में ऐड कर देते हैं कि राइट अ नोट ऑन फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ कर्व, यानी कि ग्रोथ कर्व को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एक्चुअल में क्या होता है, अब सिंपली अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि मान लो हमारा कोई बैक्टीरिया है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ये हमारा बैक्टीरिया है और इसको हमने यहाँ पे कल्चर मीडिया के अंदर डाल दिया, ये हमने कल्चर मीडिया के अंदर बैक्टीरिया डाल दिया। अब क्या होगा कि ये बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या ग्रोथ करना शुरू करेगा। अब ग्रोथ कैसे करेगा, तो इसी के अंदर हमारे ये होंगे, मान लो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये जब बढ़ता जा रहा है ना, बैक्टीरिया जब अपने आप को ग्रोथ करता जा रहा है, तो कुछ टाइम भी हो रहा है। यानी कि मान लो मैं अभी मान लो कि 12 बज रहे थे और मैंने इसको यहाँ से 12 बजे एक बैक्टीरिया को डाला। अब मैं देखूंगा कि 1 बजे तक मेरे कितने बैक्टीरिया हो गए, फिर मैं देखूंगा 2 बजे तक कितने बैक्टीरिया हो गए, 3 बजे तक कितने बैक्टीरिया हो गए, 4 बजे तक कितने हो गए। इस तरह मैं यहाँ देखता जा रहा हूँ। तो एक्चुअल में बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है कि मैं यहाँ पे एक ग्राफ जनरेट कर रहा हूँ। इस ग्राफ में क्या देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे मैंने रखा कि मेरे बैक्टीरिया का अमाउंट कितना बढ़ता जा रहा है, यानी कि बैक्टीरिया कितने बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ मैंने रखा कि टाइम के तहत कितने बढ़ते जा रहे हैं। अब मान लो कि स्टार्टिंग हुई तो मेरा 1 घंटा जब यहाँ से यहाँ बीता, मेरे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ नहीं किए, इतने हुए। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ कि 1 घंटे के बाद जैसे ही 2, 3, 4 घंटे का टाइम आया, मेरे बैक्टीरिया से उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि देखो बैक्टीरिया हमारे ग्रोथ कर रहे हैं। और उसके बाद में देखा कि जैसे ही फिर बाद का 4, 5, 6 घंटे का टाइम हुआ, बैक्टीरिया मेरे फिर से जो है स्लोली स्लोली डाउन होना शुरू कर रहे हैं। और जब लास्ट में आया तो मेरे बैक्टीरिया पहले से भी कम हो गए, यानी कि खत्म हो गए। तो इस तरह हमारा एक ग्रोथ कर्व पूरा तैयार होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बोलते हैं। यानी कि सिंपली बोला जाए तो इट इज द ग्राफ, ये ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ को। यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया था वो ग्रोथ कर रहा था ना, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है कि पहले उसने थोड़ा सा भी ग्रोथ नहीं किया, फिर उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया, फिर थोड़ा सा कॉमन चलता रहा, यानी कि ना ग्रोथ कर रहा था ना कम हो रहा था, फिर एकदम नीचे गिरना शुरू हो गया। तो इस तरह हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हो जाती हैं। तो इसी के बारे में स्टडी करते हैं हम इसमें, और ओवर द टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम चलता रहता है। तो वही है कि इट ऑकर्ड व्हेन अ ग्राफ प्लॉट बिटवीन, यानी कि ये हमें तब मिलता है जब हम ग्राफ को जनरेट करते हैं, प्लॉट बिटवीन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जब हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है उसके बीच में, और यहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू टाइम, टाइम के रिस्पॉन्स में, कि टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है। और सिंपली इसको अगर आपको और लिखना हो सिंपल, तो लिख देना कि जब हम अपने जो कल्चर मीडिया होता है उसके अंदर एक ये इनऑक्यूलेशन लूप होता है, जिसमें हम बैक्टीरिया को टच करके इसके ऊपर रख देते हैं। तो जब हम अपने बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया पे ऐसे टच करके रख देते हैं, तो उसके बाद हम वेट करते हैं कुछ टाइम का, और धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता रहता है और हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ करते रहते हैं। तो इसी को हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं तो इसी को हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बोल देते हैं। सिंपल हो गया। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमको बताता है कि कोई भी जो हमारा बैक्टीरिया है वो कितने टाइम में कितना ग्रोथ कर रहा है। यानी कि ये हेल्प करता है हमें प्रिडिक्ट करने में कि कोई बैक्टीरिया कितना ग्रोथ कर रहा है, जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकें। अब मान लो कि कोई बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है, आपको वो स्टडी के लिए चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया कि उसको रख के और आप घर पे चले गए, 1-2 दिन की छुट्टी पे चले गए। अब पता चला कि वो बैक्टीरिया इतना ग्रोथ कर रहा था कि 1-2-3 दिन में तो वो यहाँ से पूरा फैल के इधर उधर पूरे उसने एनवायरनमेंट को ही दूषित कर दिया, और पता चले वो नुकसानदायक था। जैसे मूवीज़ में देखा होगा ना कि बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं ना, वो फैल जाते हैं, एक उनकी लैब होती है उससे निकल के बाहर निकल गए, लोगों को वो कर रहे हैं और भाई महामारी तक आ जाती हैं इसकी वजह से। तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें बैक्टीरियल का ग्रोथ कर पता हो, यानी कि बैक्टीरिया कितनी देर में ग्रो कर रहा है, कितनी देर में मर जा रहा है, कितना क्या हो रहा है, जिससे हम उस पर स्टडी कर सकें, उसके लिए दवाई बना सकें और सारा कुछ कर सकें। तो जो हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है वो बेसिकली हमारा 4 फेसेस में डिवाइड होता है। पहले हमारा आता है लेग फेस, देन हमारा आता है लॉग फेस। ये लेग डे नहीं है, आप लोग जिम वाला सोचो, तो ये लेग फेस है, यानी कि इसमें लेग कर जाते हैं, ऐसे ही चल गया काम। फिर हमारा लॉग फेस आता है, इसको एक्सपोनेंशियल फेस भी बोलते हैं। फिर हमारा स्टेशनरी फेस आता है, फिर हमारा आता है डिक्लाइन फेस। अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्टली ग्राफ से समझा देता हूँ। तो ये हमारा होता है ग्राफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का, और ये आपको बना के आना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसको बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा, जैसे अभी तो मैंने आपको बना के दिखाई दिया, जब भी बनाना हो आपको सिंपली एक ऐसे लाइन खींचनी है, एक ऐसे लाइन खींचनी है, इधर कर दो एक्स, इधर कर दो वाई। अब यहाँ से शुरुआत है, अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब देखो सिंपली यहाँ देखोगे तो पहली लाइन थोड़ी सी छोटी, फिर दूसरी छोटी, उसके बाद यहाँ तीसरी थोड़ी बड़ी, और चौथी, और बाकी के चलने दो। अब क्या करना है कि जब स्टार्टिंग होती है तो पहले हमारा चलता है यहाँ पे लेग फेस। अब लेग फेस का मतलब क्या होता है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात लगाओ। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे जो कल्चर मीडिया था वो मैंने प्रिपेयर किया और इसके अंदर मैंने सारा कुछ भर दिया,
कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा मतलब न्यूट्रिशन वगैरह भर दिया। अब मैंने जब यहाँ पे बैक्टीरिया को रखा, तो जब बैक्टीरिया यहाँ पे आएगा तो एकदम थोड़ी ग्रोथ करेगा। वो आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है इस इन्वायरमेंट को अडप्ट करने के लिए। यानी कि मान लो अभी कहीं और होगा तो वो इस वाले यानी कि एक नया घर वगैरह होगा तो उसमें अडप्ट करने में हेल्प करता है। अब इसको आप समझ सकते हो कि जब आप पहले दिन अपने कॉलेज गए होगे, तो जैसे आप लोग कॉलेज वगैरह जब गए होगे तो क्या पहले दिन ही आप ऊधम मचाने लग गए थे? नहीं ना, आपको एक दो दिन, एक हफ्ता करीब लग गया, आपके दोस्त बने, आप पूरे कॉलेज से फेमिलियर हो गए, सभी टीचरों से फेमिलियर हो गए। उसके बाद भाई आप बंक भी मार रहे हो, आप टॉयलेट के पीछे छुप रहे हो, आप इधर जा रहे हो, छतों पर चढ़ रहे हो, तो ये सारे काम आपने बाद में किया। सेम फंडा है कि जब बैक्टीरिया यहाँ पे आता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को अडप्ट करने के लिए, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं लैग फेज। तो ये लैग फेज हमारा वो फेज होता है जब बैक्टीरिया अपने आप को अडप्ट करता है नए कल्चर मीडिया से, और उस टाइम कोई ग्रोथ वगैरह नहीं दिखाता। तो उस टाइम क्या होता है कि जब बैक्टीरिया अपने आप को करता है तो सिंपल इतना सा जाता है, यानी कि हो गया। अब क्या होता है कि जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ पे अडप्ट कर लेता है, सारा कुछ सीख जाता है, देन उसका यहाँ पे आता है लॉग फेज। और लॉग फेज हमारा सबसे रैपिड ग्रोथ वाला फेज है, यानी कि अब बैक्टीरिया आ गया यहाँ पे। अब जैसे पूरा नया कल्चर मीडिया है तो इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट पड़े हुए, यानी कि किसी ने कोई यूज नहीं किया, तो अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया उनका यूज करना शुरू कर देते हैं। अब इसने यूज करके फटाफट दूसरा बैक्टीरिया आ गया, उसने यूज किया, तीसरा आ गया, उसने यूज किया, ये ग्रोथ भी करते हैं, यही तो इनकी ग्रोथ है। तो इस तरह क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो कर रहे हैं और सारे न्यूट्रिएंट जो इसके अंदर मीडिया था ना उसका यूज करते जा रहे हैं, और बैक्टीरिया हमारे क्या है इस तरह पूरा ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब मान लो हमारे बैक्टीरिया लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए, लगभग अच्छे खासे हो गए, तो उस टाइम क्या होगा कि अब जो न्यूट्रिएंट हमारा है ना वो इन लोगों के लिए कम पड़ना शुरू हो जाएगा। और जब कम पड़ना शुरू हो जाएगा तो अब जो हमारे बैक्टीरिया है इनकी ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे हमारे 50 बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं 50%, तो 50% बैक्टीरिया हमारे मरते भी जा रहे हैं कि उनको अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा। तो इस तरह कांस्टेंट बन जाता है और उस टाइम हमारी जो ग्रोथ है वो कॉमन हो जाती है, यानी कि इस तरह चलती है, ना वो ज़्यादा बढ़ रही होती है ना ज़्यादा कम हो रही होती है। और उसके बाद क्या होगा कि अब जो 50% हमारे पैदा हो रहे थे वो भी यहाँ खा लेंगे नया वाला, और पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और जब सब खत्म हो जाएगा तो अब हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो धीरे धीरे क्या है यहाँ पे डेथ करना शुरू कर देंगे, और एक मोमेंट आएगा जब सारे के सारे बैक्टीरिया डेथ हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे टोटल 4 फेजों में ये डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि पहला हमारा लैग फेज है जब बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं कर रहे थे, अडप्ट कर रहे थे। फिर हमारा लॉग फेज है यानी कि इसमें रैपिड ग्रोथ दिखाई। फिर स्टेशनरी है जब हमारे जो मरने वाले और बचने वाले दोनों बैक्टीरिया का संख्या बराबर हो गया, कांस्टेंट स्टेशनरी चल रहा था। और उसके बाद फिर हमारे डिक्लाइन फेज आता है, यानी कि सिंपली यहाँ पे क्या है कि अब जो हमारे बैक्टीरिया बाकी वो सारे मरने शुरू हो जाते हैं धीरे 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 धीरे, और एक मूवमेंट आएगा सारे बैक्टीरिया मर हो जाते हैं और हमारी ग्रोथ कर्व का यहाँ पे एंड हो जाता है, दी एंड हो जाता है। तो वही है 4 फेज यहाँ पे आपको दिख गए होंगे। और इनके बारे में लिखना कैसे है, तो सिंपल पहले डालो ये पूरा डिफाइन कर देना, फिर ये लिख देना 4 फेज में, फिर ये ग्राफ बना देना। अब देखो आपको अगर नोटबुक भरनी है तो जरूरी नहीं है मैंने साथ में बना दिया, मुझे तो नोट्स बनाने ना, आप इसको उठाओ और यहाँ पे बनाओ, इसको लिखो यहाँ लिखो, तो इस तरह आप यहाँ पे अपने पेज भी भर सकते हो, आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा। उसके बाद ये वो फेस है जिसमें कोई या तो ग्रोथ होती नहीं है, जब बहुत स्लो, देखो हल्का सा ऊपर गया तो बहुत स्लो ग्रोथ होती है, और इसमें बेसिकली बैक्टीरिया अडप्ट करेगा पूरे एनवायरमेंट को क्योंकि कल्चर मीडिया जस्ट प्रिपेयर हुआ है। फिर लॉग फेज में इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सपेंड हो रहे हैं, इसमें बैक्टीरिया हमारे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रैपिड ग्रोथ कर रहा है सारा कुछ। तो इसमें क्या क्या होगा, एक तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट होता है, बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। हाई मेटाबॉलिक रेट है, यानी कि अपने आप को एकदम मेटाबॉलिज्म अच्छी हो रही है, खाने पीने कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सेल नंबर जो बैक्टीरिया का वो बढ़ता जा रहा है, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट हमारे लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और जब सब हो जाता है देन हमारा आता है स्टेशनरी फेज, यानी कि इसमें क्या है कि अब जो हमारे बैक्टीरिया थे वो या तो बिल्कुल स्लो हो जाएंगे या स्टेशनरी हो जाएंगे, यानी कि जितने बैक्टीरिया हमारे बन रहे हैं उतने ही मरते चले जाएंगे। तो एक कांस्टेंट हो गया यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, इसका मतलब क्या होता है न्यूट्रिएंट मीडिया का यूज कर लिया गया बाकी के बैक्टीरिया के द्वारा, तो अब यहाँ न्यूट्रिशन हमारे कम होते जा रहे हैं। लास्ट में हमारा आता है डिक्लाइन फेज, तो इसको हम डेथ फेज नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है कि हमारे बैक्टीरिया जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, और जो बाकी का बेस्ट था टॉक्सिक था, जो बैक्टीरिया छोड़ रहे थे, मरे हुए बैक्टीरिया थे, वो टॉक्सिसिटी भी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होना था वो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है, यानी कि अब बैक्टीरिया अपने आप को ग्रोथ नहीं कर सके। तो जब डिक्लाइन फेज आ जाता है, मान लो कि ये एंड है किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ का, कि अब बैक्टीरिया मरना ही शुरू होंगे, बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी क्योंकि उन्हें अपनी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है। तो ये हमारा होता है डिक्लाइन फेज। तो इस तरह 4 पार्ट्स में हमारी पूरी बैक्टीरियल ग्रोथ का डिवाइड है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि ये जो हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे थे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं या कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। अब इसके लिए जो हमारा सिलेबस है उसमें टॉपिक दिया है फिजिकल पैरामीटर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ का, यानी कि कौन कौन से फिजिकल के ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो बाकी फिजिकली सारे होते हैं मोस्टली, ये 2 हमने अलग से और ऐड कर लिए। तो टोटल हमने यहाँ पे 7 फैक्टर लिखे हैं। पहला हमारा आता है टेम्परेचर, फिर आता है पीएच, फिर आता है गैसियस रिक्वायरमेंट, फिर आता है ऑस्मेटिक प्रेशर, फिर आता है लाइट
लाइट, फिर न्यूट्रिशनल कंसंट्रेशन एंड वाटर। एक एक करके अगर बात करें पहले टेम्परेचर के बारे में, तो देखो टेम्परेचर एक हमारा फिजिकल मतलब फैक्टर है जो क्या करता है कि हमें क्या करना है कि जो भी हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, जैसे मान लो ये हमारी पेट्री प्लेट थी, कल्चर मीडिया था, उसमें हमने बैक्टीरिया को रखा, जब वो ग्रो करेगा तो जिस एनवायरनमेंट में रखा है, यानी कि जिस कमरे में रखा है या जहां भी रखा है, उधर जो टेम्परेचर है ना वो हमारा ऑप्टिमल होना चाहिए। अब ऑप्टिमल टेम्परेचर जहां भी वर्ड आए ना, इस ऑप्टिमम वर्ड का आप मतलब समझ लो ये हमारा होता है सूटेबल, यानी कि ना तो वो कम है ना ज़्यादा है, किसी के लिए सूटेबल है। जैसे हम लोगों के लिए क्या होता है कि अगर मान लो कहीं पे 30 के एवरेज अगर टेम्परेचर चल रहा है, 28 ही चल रहा है, रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो गए, तो हम लोग को ठीक लगता है, ना हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी ना ठंड लगेगी। लेकिन वहीं अगर 40, 45, 50 टेम्परेचर होगा तो वो ज़्यादा हो गया, हम लोग को दिक्कत होती है, तो हम ठंडे की तरफ आते हैं। वहीं अगर ज़्यादा ठंडा हो जाए, 5 या 10 टेम्परेचर हो जाए तो हमको ठंड लगती है, तो हम नॉर्मल की तरफ जाते हैं, यानी कि हम कंबल वगैरह उड़ेंगे या गीजर चलाएंगे। और अगर गर्मी होती है तो हम एसी चलाते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि नॉर्मली हमें अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अगर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जिसमें हम अच्छे से रह पाते हैं। सेम फंडा बैक्टीरिया के लिए है कि बैक्टीरिया को भी ग्रोथ करने के लिए उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ना वो ज़्यादा कम हो ना वो ज़्यादा हो। अब इसको डिसाइड करने के लिए कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे दो आपको टर्म समझने हैं। पहला होता है मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर, फिर होता है मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया जितने हाईएस्ट टेम्परेचर तक अपने आप को ग्रो कर सकता है वो हो जाता है हमारा मैक्सिमम वाला, और कोई बैक्टीरिया जितने लोएस्ट टेम्परेचर तक अपने आप को ग्रोथ कर सकता है वो हो जाता है मिनिमम वाला। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है इन दोनों के बीच में बनेगा, यानी कि कोई बैक्टीरिया मान लो, अगर एग्जाम्पल मान लो कि उसे 20 डिग्री से नीचे रखते हैं तो वो मरने लगता है, तो 20 हो गया। और अगर उसको हम 30 डिग्री से ऊपर रखते हैं तो वो मरने लगता है, तो हम बोलेंगे कि उस बैक्टीरिया का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20 से 30 के बीच है। अगर वो इन दोनों के बीच में रहता है तब वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, तो उसी को हम यहाँ निकालते हैं। और वही फंडा है कि अगर उसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो डैमेज हो सकता है, ज़्यादा कम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो जम सकता है, सॉलिफाई या फ्रोज हो सकता है और मर सकता है। तो ये आपका फंडा हो गया। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल, जैसे हमारे साइकोफ्राइल्स हो गए, तो ये हमारे 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तक अच्छे से रहते हैं। फिर हमारे मीजोफाइल्स हो गए, इनका ऑप्टिमम हमारा 20 से 40 डिग्री के बीच है। फिर हमारे थर्मोफाइल्स हो गए, इन्हें 45 से 70 के बीच रहने में अच्छा लगता है। तो हर बैक्टीरिया का अलग है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए कौन से बैक्टीरिया को कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है। फिर हम यहाँ पे अगर बात करें बाकी और, तो जैसे हमारा आता है पीएच। अब पीएच का भी सेम फंडा है कि यहाँ पे ऑप्टिमल पीएच की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए। तो जो हमारे एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया होंगे इनको क्या है एसिडिक वाली चाहिए, तो ये 1 से लेकर 6.5 पीएच तक अच्छे से ग्रोथ करते हैं। फिर हमारे आते हैं यहाँ पे एल्कलोफाइल्स, ये हमारे थोड़े बेसिक होते हैं, इन्हें 7.5 से 14 पीएच तक भी चाहिए होती है। फिर हमारे आते हैं न्यूट्रोफाइल्स, तो इन्हें 6.5 से 7.5 पीएच के बीच में चाहिए होती है। और मोस्टली बैक्टीरिया हमारे इसी न्यूट्रोफाइल्स को फेवर करते हैं, यानी कि मोस्टली हमारे जो है यही वाले पीएच को फॉलो करते हैं कि उन्हें 6.5 से 7.5 के बीच ही रहना है, जहां वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। फिर हमारी आती है गैसियस रिक्वायरमेंट, तो ये भी हमारे बैक्टीरिया पे डिपेंड करती है कि जैसे मान लो कोई एरोबिक बैक्टीरिया है, तो ये वो बैक्टीरिया है जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर यहाँ पे ना ऑक्सीजन मिलेगी तो अच्छे से ग्रोथ करेंगे, CO2 मिलेगी तो ग्रोथ नहीं करेंगे। फिर हमारे आते हैं फोटोसिंथेटिक, यहाँ फोटो लिख देना, फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये बेसिकली कुछ अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं जिन्हें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, तो ये उसकी मदद से ग्रोथ करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल जैसे हमारे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स को क्या है कि प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, CO2 को ले रहे हैं, और वो CO2 का यूज करके क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने जो खाना पीना है वो बनाते हैं। सेम इसी तरह के कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो CO2 का इस्तेमाल करते हैं और वो अपने आप की ग्रोथ करते हैं, तो उनके लिए हमें CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमारे कुछ एनरोबिक बैक्टीरिया हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन के ही अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे गैसेज रिक्वायरमेंट में भी हमारे उन्हीं के बेस यानी कि बैक्टीरिया के बेस पे हमारे ये अफेक्ट करते हैं। फिर हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर आता है, तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन इन सब पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा बेसिकली वाटर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब आपको अगर ऑस्मेटिक प्रेशर पता होगा तो इधर से इधर मूवमेंट करते हैं, वही वाला सेम फंडा है। इसमें इतना लिख देना कि यहाँ पे ये हमारे वाटर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है और जो फर्दर हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे साल्ट पे, शुगर पे और अदर सॉलिड पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके लिए हमें अगर जो ऑस्मेटिक प्रेशर सेम रखना है तो आपको बताया कि बैक्टीरिया के लिए 0.5% NaCl पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम इसको ऑस्मेटिक प्रेशर सेम रख सकें और हमारे बैक्टीरिया मरे ना, ठीक है। फिर हम लाइट के बारे में बात करें तो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर उन्हें लाइट के सामने रखा जाएगा तो वो मर सकते हैं। अब वो लाइट नॉर्मल लाइट हो जाती है, कहीं के सनलाइट, जैसे आप लोगों ने मम्मी लोगों को देखा होगा कि जब अचार होता है ना, ज़्यादा बदबू या कुछ भी होते हैं उसको धूप में रख देते हैं, कुछ भी खाना पीने की चीज़ खराब होती है उसको धूप में रख देते हैं, क्योंकि जो सन है उससे भी हमारी थोड़ी लाइटें आती हैं और वो जितने भी बैक्टीरिया वायरस है उनको किल करने का काम कर देते हैं। फिर अगर किसी को जल्दी चाहिए तो UV लाइट का इस्तेमाल कर देते हैं, या कुछ और रेडिएशन होगा, तो इन सबसे भी सारे के बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। फिर क्या होता है बेसिकली जो डार्कनेस है, यानी कि जो अंधेरा है ना, वो बेसिकली फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि बैक्टीरिया को किसी भी तरह की लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हम बात करें न्यूट्रिशनल कंसंट्रेशन के बारे में, तो ये तो सिंपल फंडा मैंने आपको अभी पूरे के पूरे बैक्टीरियल ग्रोथ कर में बताया था
कि जब स्टार्टिंग है यानी कि लॉग फेज आता है तो हमारे पास अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट होते हैं, तो बैक्टीरिया अच्छे खासे ग्रोथ करते हैं, लेकिन जैसे न्यूट्रिएंट कम होते हैं वो कम ग्रोथ करते हैं, बाद में मरने लगते हैं। सेम है कि हमारे जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट होगा उतने ही ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे, जितना कम न्यूट्रिएंट होगा उतने ही कम ग्रोथ करेंगे। तो इसलिए अगर किसी में कार्बन, नाइट्रोजन, मिनरल्स ज़्यादा हैं तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। देन हमारा आखिरी में आता है वाटर। तो वाटर भी पता है कि भाई वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर अगर अवेलेबल है, ह्यूमिडिटी अवेलेबल है, तो वो हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में लगभग 70 से 80% वाटर है, तो ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो जब भी आता है ये क्वेश्चन आप ये लिख के आना, और बैक्टीरियल की ग्रोथ कर भी आपको ये कंबाइंड, जब अगर ना भी आया ना, मान लो केवल इतना आया, तब भी ये आपका सूटेबल पूरा नहीं होगा, तो आपको ये फैक्टर भी चाहे आप 4-5 लिखे आओ, 3-4 लिखे आओ, पर इसको भी आपको लिख के आना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट अ नोट ऑन आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर एंड नोट ऑन प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। तो देखो आइसोलेशन वाला कई बार लॉन्ग में आ जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आया, तो कैसे क्या लिखना है वो सारा मिल जाएगा। पहले समझो कि प्योर कल्चर क्या होता है। अब जैसे हम लोग कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो कल्चर मीडिया में क्या हो रहा था कि हमने एक पेट्री प्लेट लेते थे और उसमें हम सारे के सारे न्यूट्रिएंट वगैरह डाल देते थे जो भी जरूरी है, और उसके बाद क्या हो रहा था कि उसमें ढेर सारे तरीके के क्या है हमारे जो बैक्टीरिया थे वो यहाँ पे ग्रोथ करना शुरू कर देते थे। अब जो बैक्टीरिया थे ना वो हमारे हर तरह के ग्रोथ कर रहे थे, यानी कि उसमें लगभग सारे ही तरह के बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे थे। तो ये हमारे कल्चर मीडिया था, और इसको हम मिक्स्ड कल्चर मीडिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया वायरस है वो हमारे काफ़ी तरह के हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। अब हम बात करते हैं प्योर कल्चर की, तो उसमें क्या करना होता है कि मान लो ये हमारा पूरा न्यूट्रिशन कल्चर मीडिया है, तो हमें क्या करना है कि स्पेशल टाइप के, यानी कि मान लो कोई इसमें ये रेड वाले कलर है, मान लो ये ग्रीन वाला कलर ये वो है, तो हमें क्या चाहिए कि हम कोई एक ही तरह के कल्चर मीडिया को अलग करें, सेपरेट करें। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे प्योर कल्चर को बनाते हैं कि हम क्या करें, मान लो ये रेड वाले एक कलर थे, मैंने सिर्फ रेड वाले टाइप के यहाँ पे बैक्टीरिया को पूरा निकाल दिया, बाकी कोई और बैक्टीरिया इसमें नहीं है। तो जब हम किसी एक काइंड के सिंपल वन तरीके के किसी की बैक्टीरिया को एक किसी कल्चर मीडिया में ग्रोथ करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, प्योर कल्चर बोल देते हैं। यानी कि प्योर कल्चर सिंपल क्या है कि मिक्स कल्चर वो है जिसमें हर तरीके के हमारे बैक्टीरिया यहाँ प्रेजेंट है, और प्योर कल्चर वो है जिसमें सिर्फ किसी एक तरीके के कल्चर मीडिया हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्योर कल्चर हो गया। अब आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर क्या होता है, अब देखो मैंने इसको बनाने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ से रेड वाले को उठाया और मैंने इस वाले में रेड वाले को डाल दिया, देन इस रेड वाले ने अपने आप को ग्रोथ करके यहाँ पे पूरा तैयार किया। तो ये जो हमारी प्रोसेस थी, यानी कि हम क्या कर रहे थे कि यहाँ से एक को उठा के इधर कर रहे थे, तो इसी को हम यहाँ पे आइसोलेशन बोलते हैं। अब अभी जब कोरोना चला था तो आइसोलेशन आप लोगों ने क्या देखा था कि जिसको कोरोना हो जा रहा था उसको हम एक अलग कमरे में यहाँ पे बंद सा कर देते थे, उसका खाना पीना सारा कुछ जो है इसी कमरे में आएगा, तो उसको हमने क्या किया, आइसोलेट कर दिया, यानी कि अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेम फंडा है कि हमें क्या चाहिए कि हमें सिर्फ ए टाइप के चाहिए, तो हमने ए टाइप का बैक्टीरिया निकाला और उसको हमने उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो हमने उसको आइसोलेट कर दिया, और देन वो यहाँ पे ग्रो करेगा, तो यहाँ पे सारे के सारे हमारे सिर्फ ए टाइप के ही बैक्टीरिया होंगे। तो ये हमने क्या किया, आइसोलेट किया। तो इसी पूरे फंडे को हम यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर बोल देते हैं। तो सिंपल हमारा वही है कि आ कल्चर मीडिया विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया, उसको मिक्स कल्चर बोलते हैं। प्योर क्या है कि ये स्पेशली तैयार किया जा रहा है, जिसमें क्या है कि केवल एक तरह के कोई स्पीसीज या फिर एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे प्रेजेंट होंगे, वो हमारा प्योर कल्चर हो जाता है। अब ऐसा जरूरी क्यों है, अब मान लो ये हमारा था, लेकिन हमें क्या जानना है कि जो हमारा ए नाम का बैक्टीरिया है ना, इसके बारे में हमें अच्छे से डिटेल स्टडी करनी है। अब इसके अंदर तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो भी खाना पीना है वो हमारा ए बी सी डी चारों तरह के बैक्टीरिया खा रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि ए वाला कितना खाते हैं, ए वाले कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं। इसीलिए हमें क्या है कि इन ए वालों को अलग करना ही करना पड़ेगा, मजबूरी है, देन हम उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस आइसोलेशन वाले फंडे को लेके आए हैं। तो आइसोलेशन का सिंपल मतलब होता है सेपरेशन, तो हमने इसको यहाँ पे सेपरेट आउट कर दिया। तो वही है आइसोलेशन, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको जरूरत होती है उसको हम सेपरेट करते हैं मिक्स कल्चर से, और उसको यहाँ पे पूरा ले आते हैं। अब इसके लिए हमारे पास 4 तरीके की टेक्निक है, स्ट्रेट प्लेट टेक्निक, पावर प्लेट टेक्निक, स्प्रेड प्लेट टेक्निक और सीरियल डायल्यूशन टेक्निक। अब ये और ये थोड़ा सेम टाइप है, ये हैं, तो हम पहले इसको देन इसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहले हम बात करें स्ट्रेट प्लेट टेक्निक के बारे में। अब देखो वीडियो थोड़ी सी क्या है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, और अब तक भाई कौन कौन देख रहा है लगातार कमेंट करके बताओ, बाकी टॉपिक वाइज भी आप देख सकते हो। और आके अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डायरेक्ट इस डायग्राम से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा पूरा का पूरा एक मिक्स कल्चर था, तो हमारी एक इनऑक्यूलेशन ट्यूब होती है इस तरह की, और उसकी निप होती है। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमें ए टाइप के चाहिए, इसमें जो कॉलोनी मैंने आपको बताया बनी होती हैं, और वो अलग अलग हमें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस टाइप के चाहिए तो हम वो इनके ट्यूब लेते हैं, अपनी जो लूप होगी उसको यहाँ पे इस तरह से टच करेंगे, तो ये वाला बैक्टीरिया हमारे इस पर टच हो जाएगा। और देन क्या करेंगे, ये हमारा एक प्योर कल्चर है, इसमें मतलब कोई सा भी नहीं है, उसमें जाके हम यहाँ पे इसको ऐसे टच कर देंगे, तो वो वाला बैक्टीरिया हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह हमने छोड़ दिया, और उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे हमारा एक स्पेशल टाइप का, देन ये हमारा पूरा अच्छे से ग्रोथ करेगा। और इस पूरे को हम एक असेप्टिक एरिया में करते हैं। असेप्टिक एरिया हमारा एक वो एरिया होता है जहाँ पे किसी भी तरह के
कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं होते, वो पूरा का पूरा हमारा स्टरलाइज होता है। ये सब आपको आखिरी में यूनिटों में मिलेगा भी, तो कोई और बैक्टीरिया इसमें नहीं आएगा। ये बहुत ही प्योर तरीके से सिर्फ एक तरह के बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे ग्रोथ करते हैं। तो वो हमारा ये होता है कि इसमें क्या करेंगे, किसी भी बैक्टीरिया को हम आइसोलेट करते हैं मिक्स कल्चर से और उसको अप्लाई कर देंगे किसी भी अपने जो प्योर कल्चर होगा उस पर, और अप्लाई करके वहाँ पे हमारे पूरे बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। अब इसमें जो स्ट्रेक मतलब क्या होता है, इस तरह की लाइनें होती है, यानी कि ये हमारा जो कल्चर मीडिया है इसमें इस तरह से हम लाइनें बना देते हैं, इस तरह हो गया या इस तरह हो गया, तो ये इसको हम स्ट्रैक बोलते हैं। तो इसलिए इसको स्ट्रैक मेथड बोलते हैं कि यहाँ पे हम इसको स्ट्रैक कर देते हैं, इस तरह से लाइनें बना देते हैं। देन ये आगे जाके अभी हमने लगा दिया बैक्टीरिया, देन आगे जाके ये ग्रोथ कर करके इस तरह का हमको दिखने लग जाता है। तो ये हमारा हो जाता है स्ट्रैक प्लेट टेक्निक। अब इसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत देखना हो यहाँ पे, तो सिंपल मैंने यहाँ पे इसका मेथड, यानी कि मैंने क्या किया, हर तरह एक प्रोसीजर लिख रखा है कि ये हमने इसको पहले क्या करना है। आपको जो इनऑक्यूलेशन लूप हमारी इस तरह की होती है, इसको इनऑक्यूलेटिंग लूप भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना अगर कहीं आपको मिले तो। इनऑक्यूलेटिंग लूप या इनऑक्यूलेशन लूप है, इसको इनऑक्यूलेशन निडल भी बोल देते हैं, सिरिंज जैसा। तो इसको गर्म करेंगे, पहले स्टरलाइज करेंगे, देन मिक्स कल्चर जो हमारा होगा ये वाला है, इसमें से हम इसको टच करेंगे स्पेशल वाले को, देन जो नया वाला है उसको इस तरह से स्ट्राइक कर देंगे जो हमने ये किया था, और करने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे हमारे ग्रोथ करके हमको इस तरह मिल जाते हैं। तो वही फंडा यहाँ पे पूरा लिखा है, मिक्स कर देंगे, सारा कुछ हमारा नया वाला वो बन के तैयार हो जाएगा। सेकंड हमारा आता है स्प्रेड प्लेट टेक्निक। तो इसमें भी क्या है कि यहाँ पे सेम ही फंडा कुछ हमारा उसी तरह का है जो वहाँ था, बस इसमें करना क्या होता है। तो इसके लिए हमें क्या है कि जैसे मान लो सबसे पहले हमारा जो मिक्स कल्चर है इसको हम डाइल्यूट करेंगे, तो इस डाइल्यूट करके क्या लिक्विड में चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस तरह के किसी बीकर वगैरह या किसी में ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने इसको डाइल्यूट कर दिया। अब डाइल्यूट करने के लिए हम नॉर्मल पानी का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम सॉल्ट वाटर का यूज़ करेंगे, और वही जो मैंने बताया कि बैक्टीरिया के लिए 0.5% NaCl वाला सॉल्ट वाटर होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और इसको हमने डाइल्यूट कर लिया, यानी कि थोड़ा सा पतला कर लिया। अब पतला होकर क्या हो जाएगा ना, कि जैसे ये पूरे हमारे बैक्टीरिया अभी चिपके हुए थे, वो जब पतले हो जाते हैं तो वो फैल जाते हैं, हमारे अलग अलग पूरे टाइप हो जाते हैं, सब एकदम पूरे फैल जाते हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें से हम 0.1 ml लेते हैं। अब ये इतना कम पार्ट है कि उसमें सिर्फ हमारा एक या दो ही हमारे बैक्टीरिया आएंगे, और मतलब एक आधे की बैक्टीरिया की कॉलोनी आएगी, उसको हम यहाँ से लेंगे। और लेने के बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक नया जो हमारा एक प्योर न्यूट्रिशन केवल आगार मीडियम होगा जिसमें कोई और बैक्टीरिया नहीं है, वो लेंगे, और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, हम उसकी ड्रॉप रख देंगे। जो 0.1 ml है वो हमने यहाँ पे रख दिया। तो पहला ये हमारा होता है इस मेथड कि हमने क्या किया, पूरे मिक्स कल्चर को पहले डाइल्यूट किया, स्टेराइल वाटर या फिर हमने सैलाइन वाटर लिया जो साल्ट वाला पानी था, देन उसमें से हम 0.1 ml लेंगे और उसको यहाँ पे अपने पैट्री प्लेट जो कल्चर मीडिया है उसके यहाँ पे रख देंगे। ये कल्चर मीडिया भी वो है जिसमें कोई न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं है, बाद में हम करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये बैक्टीरिया रख दिया। अब इसमें से कुछ बैक्टीरिया हमारे यहाँ आ गए होंगे, देन हम इसको स्प्रेड करते हैं। अब स्प्रेड जैसे आप लोगों ने डोसा वगैरह खाया होगा, बनाया नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा, तो उसमें क्या करते हैं, बीच में पूरा बैटर डालते हैं, ये उनको इस तरह से पूरा स्प्रेड कर देते हैं, और स्प्रेड करके वो हमारा पूरा क्या होता है, अच्छे से पूरे पे फैल जाता है। तो हमारा क्या होता है, देन ये पूरे पेज वाले पूरे जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया वहाँ पे फैल जाता है। और फैलने के बाद क्या होता है कि अब जो एक तो बहुत कम पार्ट है, 0.1 ml पार्ट है, उसके बाद वो हमारे यहाँ पे पूरा फैलना शुरू हो जाता है। और इस तरह हमारी अलग अलग कॉलोनी, फिर हम इसको इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे जो भी इसका टाइम होगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद जब देखेंगे तो हमारी डिफरेंट टाइप की कॉलोनी यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी। तो इसी को हम बोलते हैं स्प्रेड प्लेट मेथड। यानी कि हमने पहले ड्रॉप लिए, उस ड्रॉप को हमने यहाँ पे डाला, ड्रॉप पे डालने के बाद जैसे हमने यहाँ से पहले इसको डाइल्यूट किया, फिर 0.1 ml लिया, फिर इसको ड्रॉप हमने यहाँ रखे, हमने ग्लास स्प्रेड से पूरे इसको फैला दिया। फैलने के बाद हम इसको इंक्यूबेट करेंगे, यानी कि लगभग 24 घंटे बाद हम इसको देखते हैं, हमारे इस तरह की आइसोलेटेड कॉलोनी बनना शुरू हो जाती है। अगर बाई चांस यहाँ पे कोई दो भी टाइप के बैक्टीरिया मान लिया आ गए होंगे, तो वो इस तरह की हमारी अलग अलग कॉलोनी यहाँ पे फॉर्म करेंगे, और हमको ईजिली वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, और हम उनको फिर से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह हमें यहाँ पे स्प्रेड प्लेट टेक्निक से एक प्योर कल्चर देखने को मिल जाता है। देन थर्ड हमारा आता है पोर प्लेट टेक्निक। अब इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, अभी पढ़ लो, मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपना एक पूरे पैट्री प्लेट लेते हैं, और यहाँ पे हम सैंपल पहले रख देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी हमारा बैक्टीरिया वगैरह वो सैंपल रख दिया खाली प्लेट पे, पहले हम ऐसे करते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना जो अगार मीडियम होता है, आपको पता है अगार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेंगे, उस अगार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको मेल्ट करेंगे, यानी कि गर्म करेंगे, तो वो पिघल जाएगा, और पिघल करके वो एक लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। देन क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया था इसके ऊपर हम इस अगार को यहाँ पे पूरा का पूरा पोर कर देते हैं, यानी कि डाल देते हैं, और उसके बाद ये इस तरह फैल जाता है। अब क्या दो बातें हमको चाहिए थी, बैक्टीरिया हमको मिल गया और अगार हमको यहाँ पे पूरा का पूरा मिल गया। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब इंक्यूबेशन में रखेंगे तो यहाँ पे कॉलोनीज बनना शुरू हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन ये आता है कि अब तक हम भाई कल्चर मीडिया ले रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, तो अब यहाँ पे क्या है कि हम जब आइसोलेट कर रहे थे इसमें थे, तो थोड़ा बहुत हो सकती है कोई और आ जाए, कुछ और होगा, न्यूट्रिशन में कोई आता है, हमने यहाँ पे टेंशन ही नहीं लिया। हमने क्या किया अपना, इसीलिए इसको एक बेस्ट मेथड भी माना जाता है, कि हमने क्या किया, अपना सिंपल एक प्लेट ली और उस पर बैक्टीरिया अलग से डाल दिया आइसोलेट, जो एक अलग था।
जब हमने बैक्टीरिया अलग डाल दिया और इसके बाद हम यहाँ पे सिर्फ अगार ले रहे हैं, इसमें कोई और बैक्टीरिया कुछ भी नहीं है, जो हमारा स्टेराइल होगा उसको हम लेंगे और उसको यहाँ पोर कर देंगे। तो सिंपल हमने क्या किया, बाद में ये डाला न्यूट्रिएंट वगैरह, तो अब जो हमारा बैक्टीरिया था वो न्यूट्रिएंट इन दोनों ने मिलकर अपने आप को ग्रोथ करके हमें सिर्फ एक ही तरीके की बैक्टीरिया हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो इस तरह ये हमारे यहाँ पे काम करता है और इसको हम पोर प्लेट बोलते हैं। और ये एक बेस्ट मेथड है कि हमने यहाँ पे अपने अगार, जो मेल्टेड अगार था, उसको यहाँ पे पोर करके हमने एक अच्छा खासा यहाँ पे कंटेंट बना दिया। देन हमारा लास्ट आता है यहाँ पे सीरियल डाइल्यूशन मेथड। अब ये बेसिकली क्या करता है, अब इसमें बेसिकली क्या है ना, देखो सीरियल डाइल्यूशन यानी कि हम डाइल्यूट कर रहे हैं। ये वर्ड याद रखना कि जहां भी डाइल्यूशन के बारे में बात हो रही है, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला करना। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो कोई भी हमारे पास एक सैंपल है, ये सिंपल अगर मैं आपको दिखाऊं और मुझे अगर इसको डाइल्यूट करना है तो इसमें मुझे सिंपली पानी ऐड करना पड़ेगा। और जब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगा तो ये हमारा जो है पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा और हमें इस तरह लिक्विड फॉर्म में दिखेगा। तो ये सिंपल फंडा होता है। अब इस वाले मेथड में क्या होता है, इसको ध्यान से समझो, पूरा का ये सब आप देख लेना, मैं सिंपल समझाता हूँ। एक हमारा होता है स्टॉक सॉल्यूशन, इसको हम सस्पेंशन भी बोलते हैं, और इसके अंदर हमारे माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 7 से या 5 या फिर 7 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, मैंने यहाँ 7 ले ली, और ये हमारी 10 ml की टेस्ट ट्यूब होंगी और इसमें 9 ml तक हम पानी भर लेते हैं, यानी कि 9 ml हमारा पूरा का पूरा इसमें पानी भरा हुआ है। अब देखो क्या करते हैं कि हम जो स्टॉक सॉल्यूशन है, जो मेन हमारा सस्पेंशन है, जिसके अंदर हमारा कल्चर मीडिया है, यानी कि बाकी के बैक्टीरिया वगैरह हैं, इसमें से हम सिर्फ 1 ml लेंगे और इस पहले वाले टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। तो ये हमारा 10 ml बन गया। जब ये बन जाता है देन इसमें से फिर से हम 1 ml लेंगे और वो इसमें डाल देंगे। जब ये बन जाएगा देन इसमें से 1 ml लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे, देन इसमें से लेंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें से इसमें करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालते चले जाएंगे। अब देखो आपको एक बात पता है कि ये अगर आपको करके देखना हो तो मान लो आपको क्या करना है, 1 गिलास आप दूध लो। अब दूध में से क्या करो कि आप इस 1 गिलास दूध में से थोड़ा सा दूध लो, मान लो आपने 1 कटोरी दूध लिया और उसको किसी दूसरे पूरे पानी में मिला दिया। देन उसमें से आप 1 कटोरी लेके पूरे पानी में मिला दोगे। देन ऐसे करते रहोगे ना, जो ये वाला दूध था, ये वाला कम दूध दिखेगा, ये कम दूध दिखेगा, लेकिन जो आखिरी में आप आ जाओगे ना, एक तरह से आपको पानी ही दिखेगा, क्योंकि दूध इतना कम अमाउंट में हो जाएगा। सेम फंडा यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे जब हम बैक्टीरिया को डालते हैं इसमें से, तो यहाँ पे बैक्टीरिया डाले तो इसमें अच्छे खासे बैक्टीरिया दिखेंगे, लेकिन जब इसको हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, पानी और मिलाते जा रहे हैं, एंड तक आते आते शायद एक आध ही बैक्टीरिया रह जाएगा, वरना वो नहीं रह जाएगा। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो बस हमें यहाँ डाइल्यूट करके ये देखना होता है कि ये एक्चुअल में डाइल्यूट होकर कितना क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम इस तरह पूरा डाइल्यूट कर देते हैं, और जब वो पूरा डाइल्यूट होकर हमारे 7 अलग अलग टेस्ट ट्यूब बन जाती हैं, देन हम इसमें से 1 ml और लेते हैं, और उस 1 ml को हम किसी भी टेस्ट ट्यूब में ले, जो हमारा पेट्री प्लेट्स है, जो अगार प्लेट होगी, उसमें लेंगे और उसमें हम इस 1 को डालेंगे। देन इसको ग्रोथ करने के लिए रख देंगे। तो जब हम ग्रोथ करने के लिए रखेंगे तो देखो ऑब्वियसली बात है, हमको ये देखने को मिलेगा कि ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमारे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, ये वाली में कम कर रहे हैं, ये वाली में और कम कर रहे हैं, इसमें और कम कर रहे हैं, और इसमें शायद हो सकता है कि एक आध ग्रोथ कर जाए, वरना ना के बराबर ही हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे। अब यहाँ पे ये किया क्या हो, तो वही है कि इसमें हमें कम, यानी कि भाई डिजायर्ड है, आपको कितने अमाउंट वाले कंसंट्रेशन बैक्टीरिया चाहिए। मान लो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इस वाली का यूज़ करो, आपको कम चाहिए तो आप इसका यूज़ करो, आपको सिंपल बहुत कम चाहिए तो आप इसका यूज़ करो, थोड़े से मीडियम चाहिए तो आप इसका यूज़ करो। तो इस तरह हम अलग अलग डाइल्यूशन के, अलग अलग कंसंट्रेशन के यहाँ पे पेट्री प्लेट्स तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। अब ये जो हमारे हैं, जैसे सिंपल है कि जैसे जैसे हमारा डाइल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा, हमारा जो बैक्टीरिया का नंबर है वो हमारा डिक्रीज होता चला जाता है। तो इस तरह ये पूरा फंडा चलता रहता है। तो ये हमारे 4 मेथड थे, इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि अगर मान लो हमने एक प्योर कल्चर बना लिया, यहाँ पे हमारा पूरा एक प्योर कल्चर बन गया, तैयार हो गया, ये वाला मान लो बन गया, तो अब हमें इसको संभाल के रखना है। क्योंकि अब मान लो जब हमें बैक्टीरिया की स्टडी करनी है, तो ये थोड़ी है कि हर बार हम नया बनाते रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे आते हैं प्रिजर्वेशन मेथड। तो ये हमारी वो प्रोसेस या वो मेथड है जिसमें हम लंबे टाइम तक के लिए अपने प्योर कल्चर को संभाल के रख सकते हैं, कि हम उसका बाद में इस्तेमाल कर सकें और उसका हम यूज़ वगैरह कर सकें। तो यही है कि वायबल कंडीशन में हमको कितने लंबे टाइम तक के लिए रख सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और यही है, बाकी इसके लिए हमारे 5 मेथड आते हैं। पहला सब कल्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, पैराफिन, क्रायो प्रिजर्वेशन, लाइफोलाइजेशन है। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सब कल्चरिंग क्या होता है कि जैसे हमारे ये कल्चर मीडिया था, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मान लो ये हमारा प्योर कल्चर है, तो हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े टाइम बाद, जैसे ये हमारे बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, इस वाले न्यूट्रिशन को सबको खा लेंगे। जो हमने ग्रोथ कर्व अपना पढ़ा था कि ग्रोथ कर्व में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे वो पहले बढ़ते हैं, फिर बढ़ के आगे जाते हैं, फिर बाद में मरने लगते हैं। तो अगर हमें प्योर कल्चर बचा के रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो न्यूट्रिशन वगैरह है ना, उनको बार बार रिप्लेस करते जाएंगे, यानी कि बदलते जाएंगे। यह कर सकते हैं कि इस प्योर कल्चर को हम एक नए कल्चर में, मान लो ये हमने एक नया लिया और उसमें हमने इसको शिफ्ट कर दिया, तो इस तरह हम इसको लंबे टाइम तक जिंदा रख सकते हैं। ये होती है सब कल्चरिंग। सेकंड आता है रेफ्रिजरेशन। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो कल्चर
प्योर कल्चर है इसको हम फ्रीज के अंदर रख देते हैं 0 से 4 डिग्री। ये सिंपल वही है जैसे हम लोग घर पे अपने खाने पीने को फ्रीज में रख देते हैं। अगर मान लो कल की रात की दाल को आप फ्रीज में नहीं रखोगे सुबह तक तो वो खराब हो जाएगी, लेकिन अगर फ्रिज में रखी है तो आपकी बची रहेगी। तो वो रेफ्रिजरेशन का सिंपल फंडा है कि उसमें माइक्रोब ग्रोथ नहीं कर पाते ज़्यादा कम टेम्परेचर में। फिर पैराफिन कोटिंग, इसमें क्या होता है, पैराफिन हमारा एक्चुअल में एक एंटी मतलब प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है जो एंटी माइक्रोबियल यानी कि किसी भी बैक्टीरिया से हमको बचाता है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो ये प्योर कल्चर है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पूरा कोटिंग कर देते हैं पैराफिन की। अगर कोटिंग हो जाएगी तो कोई भी माइक्रो बैक्टीरिया इसको आके मतलब खत्म नहीं कर पाएगा, खराब नहीं कर पाएगा। और जब खराब नहीं करेगा तो ये लंबे टाइम तक के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारा आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है कि या तो हम जैसे ये हमारा था तो या तो लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से या इसको बहुत ही कम यानी कि -196 डिग्री तक इसको ले जाते हैं। और जब इतना कम पे ले जाएंगे तो आपको पता है कि इतने मतलब पेट्री प्लेट्स भी पूरी जम जाती है, तो ये सारा का सारा हमारा फ्रोजन हो जाएगा यानी कि जम जाता है, एकदम फिक्स हो गया पूरा पूरा। अब उसके बाद क्या है कि जब इतने टेम्परेचर में रख दिया पूरा जम गया, देन हम इसको लंबे टाइम तक के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं कि अब ये हमारा जल्दी खराब नहीं होगा। और लास्ट हमारा आता है लायोफिलाइजेशन, तो इसको हम फ्रीज ड्राइंग मेथड भी बोलते हैं। इसमें सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा प्योर कल्चर है उसको एक तो हम बहुत ही कम टेम्परेचर पे रख देंगे और कम में -60 या -70 पे। उसके बाद हम इसका प्रेशर भी पूरा कम कर देंगे और इसके बाद ये एक तरह से पूरा डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी कि कोई भी अगर इसमें माइक्रो वगैरह होगा तो वो पूरा डिहाइड्रेट होकर मर जाएगा। तो ये हमारे एक तरह से प्योर हो जाएगा। देन हम इसको लंबे टाइम तक के लिए रख सकते हैं कि हम इसका इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं। यानी कि एक बार ये काम करो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, देन उसको हम रेफ्रिजरेटर फ्रीज में 4 डिग्री से नीचे तक रख देते हैं और ये हमारा लंबे टाइम तक के लिए इस्तेमाल होता रहेगा। तो अब अगर देखा जाए तो हमने लगभग अपना ऑलमोस्ट पार्ट कवर कर लिया है। तो अब हमारे यहाँ पे एक तो माइक्रोस्कोपी वाला रह गया, तो माइक्रोस्कोपी में फेस कॉन्ट्रैक्ट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक रह गए हैं, जैसे अगर मैं आपको बता दूं कल्टीवेशन ऑफ एनरोब और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो वैसे ये एग्जाम में बहुत ही कम आए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रैश कोर्स है ना, जो हमारा केयरवेल फार्मा ऐप पे जाके आप देख लोगे, वहाँ पे हम इनको अलग से लाइव क्लास में या फिर अलग से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो आप चाहो तो वहाँ देख सकते हो। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अब हमारा इंपॉर्टेंट आता है माइक्रोस्कोपी। तो इसके अंदर हमारे देखो क्या क्या होता है समझ लेते हैं। माइक्रोस्कोप एक्चुअल में क्या होता है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि जैसे हमारे बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इन सबको हम इजीली देख नहीं सकते। अब मान लो ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे तो हमें इजीली दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जब हम इनको इजीली नहीं देख सकते तो इनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं अपने माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप के लिए हम क्या करेंगे, अपनी एक ग्लास स्लाइड होती है उसके ऊपर यहाँ पे इसको रखेंगे। रखने के बाद हम यहाँ पे अपने माइक्रोस्कोप में इसको फिल कर देंगे और माइक्रोस्कोप में लेंसेज वगैरह होते हैं जो क्या करेंगे, जो इसको जूम करके हमें यहाँ पे दिखाएंगे, जिससे हम इजीली इनको देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप आप लोगों ने देखा ही होगा, बाकी मैं थोड़ा शो करने के लिए आपको यहाँ दिखा दूंगा, आपको शो हो जाएगा कि माइक्रोस्कोप कैसे क्या देखने में होता है। तो माइक्रोस्कोप आप समझ गए। अब ये जो फिनोमेना होता है यानी कि माइक्रोस्कोपी, इस फिनोमेना को हम माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। यानी कि माइक्रोस्कोपी द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर सिंपल, जो भी हमारे सैंपल बैक्टीरिया वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उनकी स्टडी करते हैं हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप की मदद से। तो उसी पूरे फिनोमेना को हम यहाँ माइक्रोस्कोपी बोल देते हैं। और ये जो हमारे सैंपल हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब माइक्रोस्कोप को अगर डिफाइन करना हो तो माइक्रोस्कोप हमारा एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे किसी भी सैंपल या ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगा, यानी कि उसको जूम कर देगा, उसको बढ़ा देगा, जिससे हम इजीली उसको देख सकें। और ये हम अपने लेंस वगैरह की मदद से देखते हैं। अब ये माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी हमारी बेसिकली दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड है। पहली हमारी आती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी या फिर लाइट माइक्रोस्कोपी, और सेकंड हमारी आती है इलेक्ट्रॉन। अब ऑप्टिकल क्या होती है कि जैसे आपको पता होगा माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे एक लाइट सोर्स लगा होता है। तो जो लाइट सोर्स है ना वो या तो हमारा ऑप्टिकल हो, ऑप्टिकल मतलब ग्लास है कुछ भी हो, या फिर हम नॉर्मली सनलाइट का भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो जो हमारी लाइट वगैरह इनका यूज करते हैं ना, उस स्पेस पे हम इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी या फिर लाइट माइक्रोस्कोपी बोल देते हैं। ये नॉर्मल वाले हैं जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें भी हम लाइट वगैरह का यूज करते हैं। जो सेकंड है वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें बेसिकली क्या हम इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गन वगैरह, ये आपको आगे दिख जाएगा। तो ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोपी में हमारे 4 तरीके के आते हैं, फेस कॉन्ट्रास्ट वाला, डार्क फील्ड वाला, ब्राइट फील्ड वाला और फ्लोरोसेंस वाला। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमारे 2 आते हैं, ट्रांसमिशन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब एग्जाम पर्पज से अगर देखा जाए, जो हमारे सिलेबस में भी है, तो हमारा एक आता है फेस कॉन्ट्रास्ट वाला, एक आता है डार्क फील्ड वाला और एक हमारा आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये 3 हमारे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं। तो हम इन्हीं को जो है अभी अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे आता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो पहली बात ये हमारा लाइट और ऑप्टिकल के अंदर बिलोंग करता है, जो बेसिकली विजिबल लाइट या ऑप्टिकल लेंसेज का यूज करते हैं। अब देखो जो फेस कॉन्ट्रास्ट है ना, इसका मतलब क्या होता है, फेस का मतलब होता है लाइट और कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट आप लोगों ने जब वीडियो एडिट करते हो फोटो वगैरह, तो आप एक तरह से चमक बढ़ा देते होगे। जैसे अभी ये आपको वीडियो दिख रही होगी ना, तो जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया था तो वो इतनी अच्छे से आपको विजिबल नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट फुल कर देता हूँ, जिससे आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाए। यानी कि जो ये वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये हमारी चमक आ जाते हैं। तो
कॉन्ट्रास्ट अगर सिंपली मैं आपको दिखाऊं तो जैसे अगर मैं मान लो कि ये मेरा कुछ लिखा हुआ है और इसमें ये ए है हमारा, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे इस तरह से इसका काउंटर बढ़ा रहा हूं कि जो मेरा ये ए है ना वो ईजिली आपको हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे अभी ये ग्रीन था, अब मान लो ये था मेरा ये ए लिखा है, अब ये आपको इजीली विजिबल नहीं है, मैं क्या करूँ यहाँ पे इसको मैंने रेड पेन से इस तरह कर दिया तो अब ये आपको एकदम विजिबल हो रहा होगा। तो यही होता है कि मैंने इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया। तो वो यहाँ पे फेस कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि अब जो हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं हमको इजीली विजिबल नहीं होते, यहाँ पे हमको दिख नहीं रहे हैं, तो हम इस फेस कॉन्ट्रास्ट की मदद से क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसको इस तरह से हाईलाइट करते हैं कि हमें ये इजीली विजिबल हो जाता है। तो एक तो हमने इसमें लाइट का यूज़ किया, दूसरे हमने इसकी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दी, यानी कि एक तरह से चमक बढ़ा दी कि आपको ये इजीली विजिबल हो जाएगा। अब इसमें एक और फंडा क्या होता है कि जो फेस कॉन्ट्रास्ट है वो हमारा, जैसे आपको अगर याद होगा तो जब हम कहीं लैब में या कुछ भी करते हैं, हमारा जो सैंपल होता है उसको प्लेट पे रख के हम इसको स्टैन करते हैं, स्टैन मतलब इस पर पूरा डाई वगैरह यूज़ करके कलर करते हैं। लेकिन जो फेस कॉन्ट्रास्ट है उसमें क्या देखा गया कि जब हम कलर करते हैं ना तो इससे हमारा कोई भी बैक्टीरिया वगैरह की मतलब वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, इजीली नहीं दिखता। तो हमें यहाँ पे नेचुरल जो मतलब नेचुरली होता है ना, जिसमें हम कुछ भी स्टैनिंग वगैरह का यूज़ ना करें, वो देखना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे फेस कॉन्ट्रास्ट वाला का यूज़ करते हैं। अब ये कैसे होता है मैं एक बार आपको इसका डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। तो अब थोड़ा आप एग्जांपल समझो, वैसे मान लो ये हमारा क्लियर ग्लास है, जैसे हमारी स्लाइड होती है और इस पर ए लिखा हुआ है, आपको अभी दिख रहा होगा। अब क्या यहाँ पे फिनोमिना निकाला गया कि मान लो अगर ये अभी तो मैंने ब्लू कलर लिख रखा है इसलिए दिख रहा है, अब मान लो अगर मैं इसको नीचे से लाइट देता हूँ, देखो आपको ए नहीं दिख रहा ना, थोड़ा वो हो गया, लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे इसको साइड से लाइट देता हूँ, यहाँ पे या इधर से देता हूँ, तो आपको ये ए और अच्छे से दिखना शुरू हो गया, क्योंकि अभी जो लाइट यहाँ पे जो लगी हुई है ना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, वो साइड से लगी हुई है हमारी। तो अब अगर देखो वो लाइट मैंने बंद कर दी तो अब आपको ये विजिबल नहीं है अगर मैं नीचे से लाइट दे रहा हूँ, लेकिन वहीं अगर मैं साइड से इसको दिखाता हूँ, देखो आपको ए कितने अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यही सेम फंडा हमारा इस फेस कॉन्ट्रास्ट में काम करता है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया गया कि जैसे कोई भी मान लो ये मेरा सैंपल है, मान लो यहाँ था ये वाला है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जब मैं इसको लाइट मारता हूँ इधर से तो रिफ्रैक्टिव एक इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कभी कभी वो वाला एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे मान लो ये पानी भरा होता है, तो अगर मैं ऊपर से लाइट मारता हूँ तो लाइट मेरी इधर जा रही है, लेकिन लाइट जानी चाहिए ऐसी, लेकिन लाइट थोड़ी सी बैंड होकर इस तरह की हमारी आती है, तो लाइट थोड़ी सी क्या बैंड हो जाती है। सेम फंडा यहाँ पे है कि जैसे हमारी ये ग्लास स्लाइड होती है, तो जब हम इसमें लाइट मारते हैं ना, तो लाइट हम इस तरह मारते हैं थोड़ा सा टेढ़ा करके कि एंगल हमारा चेंज हो जाता है, और मान लो जो बाकी का एरिया है इसमें से लाइट हमारी ऐसी चलेगी, लेकिन जो इसकी है वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है, और इस बैंड होने की वजह से क्या है कि हमको इजीली दिखती है। अब ये जब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो थोड़ा सा फिनोमिना आपको समझ आ गया कि कैसे क्या काम करता है। अब थोड़ा हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो ये हमें एक ट्रांसपेरेंट, यानी कि जब हम स्टैंड नहीं करते, स्पेसिफिक मतलब होता है कोई भी सैंपल हमारा लिविंग सेल है उसकी, तो उसकी हमें एक हाई कॉन्ट्रास्ट की इमेज देता है, और इसको डिस्कवर किया था हमारे फ्रेड जेरनिक ने 1953 में, और इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये इसमें हम एक एन्यूलर का यूज़ करते हैं, आपको समझ आएगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो फेस कॉन्टैक्ट माइक्रोस्कोप है ये बेस्ड होता है हमारे रिफ्रैक्ट इंडेक्स पे, यानी कि हमारा जो स्पेसिमेन है और जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। अभी समझ आएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जब हम लाइट को पास करते हैं किसी भी स्पेसिमेन से, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव है वो बैंड हो जाता है। अब डायरेक्टली आप समझ लेते हैं कि काम कैसे करता है। तो जैसे मान लो कि ये हमारा होता है स्पेसिमेन, यानी कि सैंपल है जो हमारे यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे एक हमारा होता है एन्युलर डायफ्राम, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब इसकी खासियत क्या होती है कि ये बीच में हमारा बंद है और इधर उधर से, यानी कि वो क्या कर रहा है कि लाइट को सिर्फ साइडों से पास करवा रहा है। अब जो मैंने आपको अभी दिखाया था डेमोन्स्ट्रेट करके कि यहाँ पे क्या है कि हम लाइटों को साइड से आ रही है तो आपको ये दिख रहा है, लेकिन जब नीचे से पास करेंगे तो नहीं दिखता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ये इस जगह को ब्लॉक कर देगा। तो जब यहाँ से लाइट पास की जा रही है तो ये जगह हमारी ब्लॉक है, तो केवल इधर से यानी कि साइडों से हमारी लाइट पास हो रही है। समझ रहे हो, फंडा समझ हो गया। अब जो कंडेंसर है वो इन साइडों की लाइट को इकट्ठा करेगा और हमारे स्पेसिमेन पे डालेगा, जो हमारा सैंपल है वहाँ। और जब सैंपल पे लाइट डाली जाएगी तो अब देखो ये हमारी स्लाइड थी पूरी, तो जो हमारे ये है यानी कि सैंपल है इसका और जो हमारा एनवायरनमेंट है बाहर का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। और उसकी वजह से क्या होगा कि अब जो हमारे इसमें सैंपल है वो क्या करेगा, वो इस लाइट को जो सैंपल से पास हो रही है वो लाइट हमारी थोड़ी सी अंदर की तरफ बेंड हो रही है, आपको दिख रही होगी, और जो बाकी वाली है वो हमारी साइड से निकल गई। अब ये जब अंदर की तरफ बेंड हो रही है तो ये इसी तरह एंगल की तरफ बेंड होकर हमारे यहाँ पे देन आता है एक फेस प्लेट। तो फेस प्लेट पर यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि जो हमारी इमेज है इसकी वो क्लियरली दिखाई देती है और बाकी का एनवायरनमेंट भी हमको दिखता है। अब यहाँ पे जैसे ये आपको दिख रहा था, तो इसमें ये नहीं है कि आपको ए के साथ ये नहीं दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने वही है कि मैं यहाँ साइड से लाइट मारता हूँ तो एकदम कॉन्ट्रास्ट यानी कि चमक के रूप में आपको दिखना शुरू हो जाती है और आपको ए बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो जाता है। तो सेम फंडा यहाँ पे था कि हमें बाकी का एनवायरनमेंट भी दिखेगा, लेकिन जो हमारा मेन है जो बैक्टीरिया वगैरह है वो हमको बहुत ही ईजिली विजिबल हो जाता है। तो ये था पूरा फेस कॉन्टैक्ट वाला। इसकी वर्किंग वगैरह यहाँ लिखी हुई है, इसके नोट्स आपको हमारे ऐप केयरवेल फार्मा पे मिल जाएगा, क्रैश कोर्स के अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हो।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब मैं एक बात अभी बोल दूं, देखो टाइम थोड़ा कम था वीडियो वगैरह, तो इसके फेयर नहीं हो पाए हैं, तो इसके फेयर आपको अगले दिन तक जो है ऐप पर अपडेट कर दिए जाएंगे। अभी आप ये वीडियो देखो। अब सेकंड हमारा आता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे वही एग्जाम्पल समझो कि मान लो एक हमारा ये है और मान लो बैक्टीरिया हमारा ए नाम का है। तो जब आपको ये ए दिख रहा है, आपको कितना क्लियर दिख रहा है, इतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वहीं मैंने क्या किया कि इसके पूरे बैकग्राउंड को मैंने ब्लैक कर दिया। जब पूरा डार्क कर दिया तो आपको ए एकदम अच्छे से विजिबल होगा, यानी कि इसमें और इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला ए आपको बहुत अच्छे से विजिबल दिखाई दे रहा होगा। तो यही हमारा एक्चुअल में होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे हमें कोई भी स्पेसिमेन देखना होता है तो हम उसके बैकग्राउंड को बिल्कुल डार्क कर देते हैं, जिससे हमारा जो बाकी का है वो हमें एकदम चमकदार दिखने लगता है। और ये बेसिकली क्या करता है कि एकदम ब्राइट इमेज यानी कि चमकदार इमेज दिखती है, जैसे यहाँ और यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा होगा। अब ये कैसे काम करता है डायरेक्टली समझ लेते हैं, इसके जो लिखे हुए हैं वो हो जाएगा। बाकी अगर कभी टाइम लगेगा आपको लाइव क्लास के अंदर या फिर आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। अब कैसे काम करता है, तो यहाँ से लाइट सोर्स हमारा पास किया जाएगा, ये वही हमारा एनुलर टाइप है पूरा करेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब जो कंडेंसर है इकट्ठा करके लाइट को यहाँ डालते हैं स्पेसिफिकेशन पे। अब जैसा हमारा वो वाला था ना पहले वाला फेस कॉर्नर, कुछ उसी तरह यहाँ पे हुआ, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि ये इस तरह का एंगल बनता है कि हमारी जो नॉर्मल लाइट है वो इस वाले यानी कि जो हमारे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इससे बाहर निकल जाती है। और जब ये बाहर निकल जाती है तो मेन लाइट हमारी यहाँ पे पड़ती ही नहीं है, और जब मेन लाइट पड़ेगी नहीं तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लैक हो जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर लाइट पड़ी ही नहीं। अब जो यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी ना लाइट, वो रिफ्रैक्ट कौन सी हुई है, जो हमारी सैंपल के ऊपर थी। यानी कि सिंपल यहाँ ये देखा गया कि जो हमारी लाइट है वो इस वाले पूरे एरिया पे नहीं पड़ रही है, बल्कि जो हमारा ए होगा सिर्फ ए के ऊपर हमारी लाइट पड़ रही है। और वो इसलिए क्योंकि इनका भी जो एंगल था वो हमारा अलग अलग होगा। जो हमारी नॉर्मल लाइट थी वो यहाँ से निकल गई बाहर की तरफ, यानी कि हमारे सैंपल से इधर बाहर निकल गई, और जो मेन सैंपल वाली थी वो रिफ्रैक्ट होकर हमारी यहाँ पे पड़ती है, यानी कि जा पूरी रही है, लेकिन जो सैंपल से रिफ्रैक्ट हुई है वो हमारी सिंपल यहाँ आ गई। देन वो हमारी यहाँ से स्पेसिफिक लाइट यहाँ पे आके हमको इमेज बन के दिखाई दे जाती है, और इसलिए हमें यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्लियर और विजिबल दिखता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें इमेज जो है अपने मेन सब्सटेंस की दिखती है, बाकी की हमें नहीं दिखती है। बाकी इनके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है जब आपको नोट्स मिलेंगे ऐप पर तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। देन अब हम बात करते हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो देखो जैसे वो हमारे ऑप्टिकल थे उनमें हम नॉर्मल लाइट का यूज़ कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन का ही यूज़ करते हैं। अब नॉर्मली इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, जैसे मान लो जो हमारी रेज होती हैं, यूवी लाइट हो गई, इलेक्ट्रॉन बीम हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपी के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का क्या फायदा होता है कि इसमें एकदम अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, यानी कि जैसे कोई भी मान लो ये स्पेसिमेन था हमारा तो एकदम 3D में आपको बन के एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर, इसलिए इसका यूज़ भी किया जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लेंस का यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को भेजता है, ठीक है। और इसमें जो इल्यूमिनेशन है यानी कि जो हमारे चमक आएंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जो हमारी है इनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इसलिए हमें एकदम क्लियर इमेज दिखाई देती है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा TEM, एक होता है SEM। TEM होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और SEN होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दोनों का सिंपल मतलब समझ लेते हैं। TEM जो हमारा होता है ट्रांसमिशन, ये हमें किसी भी जैसे मान लो हमारी अगर सैंपल था तो हमें इसकी कंप्लीट इमेज देता है, यानी कि अंदर से लेके बाहर तक की पूरी इमेज देता है। अब एग्जांपल मान लो हमने इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लाइट को यहाँ पास किया, जब हम पास करेंगे मान लो ये हमारा ए था, तो जो ट्रांसमिशन है ये क्या करेगा, सबको ट्रांसमिट करेगा, इधर उधर पूरे को ट्रांसमिट करेगा, तो हमें इस तरह की इमेज दिखेगी, यानी कि पूरा का पूरा ए हमको दिखाई दे रहा है अंदर का और बाहर का भी दिख रहा है। अब जो हमारा SEM था ये बेसिकली क्या है, ये बाहर के सरफेस से काम करता है, तो हमें 3D स्ट्रक्चर देखा लेकिन बाहर का। अब जैसे यहाँ से हमने लाइट को पास किया, देखो इसके अंदर जो ए लिखा था ना उससे इससे मतलब नहीं है, ये केवल लाइट आएगी जो इसके बाहर का पूरा एनवायरमेंट है इसको करके आपको एकदम 3D इमेज बना के दिखा देगा। तो ये 2D में आई लेकिन हमें अंदर बाहर सबका पता चल गया कि मान लो अगर ये बैक्टीरिया है तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होगा वो भी दिख गया, लेकिन यहाँ जो बैक्टीरिया है उसके अंदर का नहीं दिखेगा लेकिन बाहर का बहुत अच्छे से दिखाई देता है, एकदम 3D आपको दिख जाता है। तो इसको इस तरह समझो कि मान लो यहाँ से क्या है कि ये वाला हमारा एक्सरे अपने को करवाते होंगे, तो एक्सरे में हमारे अंदर की हड्डियाँ भी दिख जाती हैं, अंदर का पूरा कुछ इस तरह शेप करके अंदर की हड्डियाँ भी हमें दिख जाती हैं। और ये क्या है कि नॉर्मल आपने फोटो खींचा किसी बंदे का, तो जब आप नॉर्मली फोटो खींचोगे तो उसका बाहर का पूरा फोटो मिल जाएगा, उसके बॉडी के अंदर क्या है वो आपको यहाँ दिखता नहीं है। तो सेम फंडा हमारे यहाँ पे कि ये पूरा क्रॉस करेगा तो आपको सब कुछ दिखेगा, ये बाहर से हमें एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये जो हमारे हैं इनका जो डायग्राम है बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, आड़ा है, तो आप इसका चाहे तो उस तरह का पूरा बनाओ, चाहे इस तरह का आपको थोड़ा आसान पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये बनाया। तो सबसे ऊपर हमारी होती है इलेक्ट्रॉन गन, फिर यहाँ पे कंडेंसर लेंस होते हैं। कंडेंसर का सिंपल मतलब क्या है, इसको कंडेंस करेंगे, लाइट को इकट्ठा करते हैं। फिर पहला अपर्चर है, यहाँ पे पहला हमारा मतलब ये दोनों मिलकर अपर्चर बनाते हैं। फिर यहाँ से हमारा स्पेसिमेन जो सैंपल होगा उस पर लाइट पड़ती है। देन आगे जाके हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, जहाँ इसको मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब पता है क्या होता है, इसको और ज़्यादा क्लियर और कॉन्ट्रास्ट इमेज बनाने के लिए होते हैं ये। तो स्पेसिफिक
क्लासिफिकेशन से लाइट आएगी वो यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस से जाएगी और यहाँ सेकंड अपर्चर है, यानी कि यहाँ से पूरा यहाँ पे बनेगा और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होकर बाहर जाएगी। और उसके बाद यहाँ हमारे प्रोजेक्शन लेंस है जो इसको एकदम प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि फाइनली यहाँ से बनके ये प्रोजेक्ट करके लाइट हमारी पूरी नीचे हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जो चमकदार होती है, वहाँ पे जाके हमारी इमेज बनके तैयार हो जाती है। और यहाँ से अलग हमारा एक व्यूइंग सिस्टम लगा होता है, या तो कंप्यूटर लगा होगा, कंप्यूटर पे देख लो या आई होगी, उस पर आप जो एकदम विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का बनता है। और ये ट्रांसमिशन वाला है, यानी कि यहाँ पे जो इमेज है जो मैंने बताया था अंदर और बाहर पूरी इमेज हमारी बनके आती है इस तरह की। तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन जो बीम है लाइट पास की जाएगी, इधर से हमारी जो लाइट है इधर इधर पूरा कंडेंसर होते हुए पहले अपर्चर पे पहुंचेगी, पहला अपर्चर से हमारे स्पेसिमेन पे पास होगी और उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू पूरा पास होते होते हमारे यहाँ सेकंड अपर्चर पे पहुंच के देन यहाँ प्रोजेक्शन लेंस को प्रोजेक्ट करके, यानी कि इसको इकट्ठा करके हमारी इस जगह पे पूरी इमेज बनाते हैं, देन इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा होता है TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जहाँ समझ आ रही होगी इसके बारे में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। देन सेकंड हमारा होता है SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब इसमें क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन पूरी सैंपल गन है वो यहाँ से पास करेंगे पहले कंडेंसर लेंस जो हमारे ये थे। अब देखो फर्क क्या था ना, अगर मैं इसको इस तरह जोड़ दूँ तो हमारे पूरे लेंस हो गए। यहाँ पे मैंने अलग से दिखाया जिसको आपको ये लाइट दिख सके, यहाँ मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए पूरे पूरे बना दिए। तो इलेक्ट्रॉन से सैंपल जाएगा, यहाँ से हमारा पहला कंडेंसर लेंस से पास होके हमारा पहला अपर्चर यहाँ से होते हुए हमारा स्कैनिंग कॉइल पे चला जाएगा। तो यहाँ पहला अपर्चर पूरा हमारे यहाँ बन जाता है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ से है तो इधर से पास होके यहाँ से ये बैक स्कैटर क्या है कि पूरी ये पास होते होते हमारे यहाँ पे सैंपल पे पड़ती है। और जब ये लाइट यहाँ पे सैंपल से पड़ी, देखो इधर से पूरी आते हुए यहाँ सैंपल पे पड़ी और सैंपल के पड़ने के बाद वो यहाँ से इधर उधर ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ से जो ट्रांसफर हो रही है यहाँ से हमारी इमेज बनेगी और इधर हम एक डिटेक्टर लगा देते हैं। वो डिटेक्टर क्या करेगा, यहाँ पे जो इमेज बनी वो रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर ने इसको कैच किया और वो यहाँ पे एम्पलीफाई करेगा, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देगा, जूम कर देगा और हमें डिवाइस को देखने को, यानी कि कोई कंप्यूटर वगैरह होगा वहाँ देखने को हमें मिल जाती है। तो एक यहाँ से हो रही है, दूसरा यहाँ से जो अगर कोई रिफ्लेक्ट भी हो रही है तो इधर जो स्कैनिंग कॉइल है जो पूरा स्कैन कर रहा था इस पूरे को, तो उससे भी हमें स्कैन जनरेटर की मदद से यहाँ पे इसको हेल्प करता है। तो इस तरह हमें एक यहाँ पे इमेज पूरी देखने को मिल जाती है। तो ये हमारा स्कैनिंग है और इसमें डायरेक्ट आप आंखों से नहीं देखते क्योंकि यहाँ पे इमेज बन के आती है, तो वो यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह पे आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह हमारे ये ट्रांसमिशन पर ये स्कैनिंग हमारा था। तो आई होप आपको सारा कुछ जो है समझ आ गया होगा। तो हमारी बहुत बड़ी यूनिट हो चुकी है, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। जो भी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था वो समझ आ गया होगा। अब ये मान लो कि ये यूनिट से लगभग 15 से 20 नंबर का आपके लिए आ जाता है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट था। अब जो इसमें टॉपिक बचे हैं ये वाला कल्टीवेशन वाला और क्वांटिटेटिव वाला, इसको हम ऐप पर कभी भी आपको लाइव क्लास में या वैसे बना के डाल देंगे। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके बताओ, इतनी बड़ी वीडियो किस किसने देखी कमेंट करके बताओ। माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन कमेंट करके लिखो। जो भी इसकी PDF नोट्स हैं वो आपको हमारे ऐप केयरवेल फार्मा पर मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।